नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का 10वां लेक्चर। इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एलिलोपैथी क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप। क्रॉप में ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या होता है। साथ में पढ़ेंगे प्लांट एडियोटाइप क्या होता है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है और क्रॉप रोटेशन के कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए जब हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग किस क्रॉप की किस तरीके से करते हैं और ऐसे कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारी क्रॉप जो है वो अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। मतलब ऐसी कौन सी स्टेज पहुंच जाती है जिस पर हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो क्रॉप है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है, अब हम उसको काट सकते हैं। उससे पहले मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं, तो आप ये 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। अगर इन 8 सब्जेक्ट को आपको डिटेल में पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाए, जिससे आपका बीएससी कंप्लीट हो जाए और इसके साथ साथ आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो फंडामेंटल होता है बेस, वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए, तो आपको ये 8 कोर्स मात्र 500 रुपये का पेमेंट करके आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। करना क्या है, आपको पेमेंट करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हम तक भेजना है। हम तक आपको स्क्रीनशॉट भेजना कैसे है? जब आप हमारे यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक सब्सक्राइब बटन दिखेगा। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब बटन से जस्ट ऊपर आपको एक लाइन दिखेगी। इस लाइन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ये लिंक खुल के आएगा। इन तीनों लिंक में से जो सबसे नीचे वाली लिंक है जिसमें लिखा होगा सेंड योर पेमेंट स्क्रीनशॉट, इस पर क्लिक करिए। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगी टेलीग्राम पे। अगर आपने टेलीग्राम नहीं डाउनलोड कर रखा है तो सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और उस टेलीग्राम को डाउनलोड करके उसमें अपना एक अकाउंट बना लीजिए। इसके बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। वहाँ से आप स्क्रीनशॉट का जो आपने मुझे पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर दीजिए और साथ में मोबाइल नंबर सेंड कर दीजिए जिस मोबाइल से आप टेलीग्राम चलाते हैं। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं। क्या होता है एलिलोपैथी? एलिलोपैथी रिफर्स टू द बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वन प्लांट टू अनदर प्लांट। बात समझना, जब हम कभी फील्ड में जब हम खेती कर रहे होते हैं तो फील्ड में 2 या 2 से अधिक तरीके के पौधे होते हैं। इसमें क्या होता है कि हर पौधा जो होता है वो कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज करता है। वो केमिकल हार्मफुल भी हो सकता है और वो केमिकल यूज़फुल भी हो सकता है, मतलब बेनिफिशियल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। तो एक पौधे से निकाला गया केमिकल दूसरे पौधे पर जो हानिकारक या फिर लाभदायक प्रभाव डालता है, इसी को हम बोलते हैं एलिलोपैथी। बोथ क्रॉप एंड वीट स्पीसीज फ्रॉम द रिलीज ऑफ बायोकेमिकल इज नोन एज एलिलोपैथिक केमिकल। मतलब एलिलोकेमिकल्स, जो केमिकल्स निकाले जाते हैं पौधों के द्वारा उनको हम एलिलोकेमिकल्स बोलते हैं। ठीक, ये निकलते कैसे हैं? ये लीचिंग के थ्रू निकल सकते हैं, रूट एक्सुडेशन के थ्रू निकल सकते हैं, वो वोलेटिलाइजेशन के थ्रू निकल सकते हैं और रिड्यूस्ड डिकम्पोजिशन के थ्रू निकल सकते हैं। उसके साथ साथ और अलग अलग तरीके हैं जिनकी मदद से एलिलोपैथिक के जो केमिकल्स होते हैं वो निकलते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बताऊं तो जब हम खेत में अपने खेती कर रहे होते हैं तो खेती करते समय कई बार ऐसा होता है कि 2 पौधे हम लगाते हैं। 2 पौधे मतलब कोई 2 चीज़, जैसे मान लो गेहूँ और सरसों लगा दिया। ऐसे भी हो सकता है कि हमने गेहूं लगाया था लेकिन गेहूं में बथुआ उग गया। ठीक, ऐसे हो सकता है कि हमने कोई एक क्रॉप लगाई थी उसमें दूसरी क्रॉप आ गई, या एक क्रॉप लगाई थी उसमें कोई वीड आ गया। तो क्या होता है कि जितने भी पौधे होते हैं सब कोई ना कोई केमिकल रिलीज करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक पौधा जो केमिकल रिलीज कर रहा है वो उसके बगल वाला जो पौधा है जो साथ में ग्रो हो गया है उसके लिए हार्मफुल भी हो सकता है और बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं एलिलोपैथिक इफेक्ट। और जिस केमिकल से ये एलिलोपैथिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं एलिलोकेमिकल्स। ये एक पौधे से निकलता है और दूसरे पौधे पर ये जाता है। अगर हम टर्म की बात करें तो एलिलोपैथी जो है वो ग्रीक भाषा से बना हुआ शब्द है, जिसमें एलिलो का मतलब होता है, एलिलो और पैथी का मतलब होता है म्यूचुअल हार्म। एलिलो का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल, और पैथी का मतलब हार्मफुल या फिर सफरिंग, मतलब एक दूसरे के लिए सफरिंग करते हैं। एक पौधा दूसरे पौधे को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है।
इसको जो सबसे पहले यूज़ किया गया था वो ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1937 में, हंस मोलिस नाम था उनका, उन्होंने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था, एलोलोपैथी वाले कॉन्सेप्ट को। समझते हैं एलोलोपैथिक जो केमिकल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे फेनोलिक एसिड होता है, फेनोलिक एसिड एक तरीके का केमिकल होता है जो कि एलोलोपैथिक नेचर का होता है। फिर आगे बात करते हैं कौमेरेंस, जो कि क्या करता है, ब्लॉक कर देता है माइटोसिस इन ओनियन बाय फॉर्मिंग मल्टी न्यूक्लिएट सेल। ध्यान से समझना, ओनियन जो है यानी कि प्याज में सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन दो तरीके से होता है, एक तो माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। तो ये माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है, इसमें क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाती है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जब ये केमिकल किसी दूसरे पौधे से निकलता है जिसका नाम होता है कौमेरेंस, जब ये केमिकल निकलता है और ये ओनियन में एब्जॉर्ब हो जाता है किसी भी तरीके से, चाहे ओनियन की पत्तियों से एब्जॉर्ब हो जाए, चाहे ओनियन की जड़ से एब्जॉर्ब हो जाए, तो किसी तरीके से जब ओनियन के अंदर ये पहुंच जाता है तो क्या करता है कि जो ओनियन की सेल्स होती हैं, बोले तो कोशिकाएं होती हैं, उनमें मल्टी न्यूक्लिएट बना लेता है। और इसकी वजह से जो माइटोसिस की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, रुक जाती है। तो माइटोसिस की प्रक्रिया अगर रुक जाएगी तो सेल डिवीजन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि सेल डिवीजन नहीं होगा तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी नहीं, अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि पौधों की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। एक और केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं टर्पिनॉइड्स, एक और होता है फ्लेवोनॉइड्स और होता है स्कोपोलेंट्स। ये इनहिबिट कर देता है फोटोसिंथेसिस को विदाउट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन पे तो कोई दिक्कत नहीं डालता, लेकिन जो पौधे के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है इस प्रक्रिया को रोक देता है। उस केमिकल का क्या नाम है, स्कोपोलेटेंस। ये एक तरीके का एलोपैथिक केमिकल होता है जो कि निकलता है और दूसरे पौधे में जो पौधा इसको एब्जॉर्ब कर लेता है उसमें ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, कम कर देता है। बात करते हैं वे ऑफ रिलीजिंग एल्यूलो केमिकल। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जो एल्यूलो केमिकल निकलते हैं ये हर पौधे में अलग अलग तरीके से निकलते हैं। जैसे पौधे से जो केमिकल निकलेगा वो किसी माध्यम से निकलेगा, वो कौन कौन से माध्यम से निकलता है इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे वेपर के फॉर्म में निकलता है, मतलब उसमें वाष्प निकलेगा, पौधे से जो वाष्प निकलता है, जैसे मैंने बताया था ट्रांसपिरेशन होता रहता है ना पौधों में, तो वो ट्रांसपिरेशन होगा और उसी ट्रांसपिरेशन के साथ साथ वो केमिकल भी बाहर आ जाएगा, तो वेपर फॉर्म में आ जाता है। ये कहाँ से आता है, फ्रॉम रूट से और लीव से, जड़ से भी वेपर फॉर्म में निकल के सॉइल में चला जाता है और पत्तियों से भी निकल के, पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं जिसको हम रंध्र बोलते हैं, वहाँ से भी निकल सकता है। तो ये किस फॉर्म में निकलता है, वेपर फॉर्म में निकलता है। मतलब पौधे के अंदर का जो पानी है वो भी भाप बन के उड़ेगा और उसी भाप बन के जो पानी उड़ रहा है उसी में ये केमिकल भी मिला हुआ होता है। तो वेपर फॉर्म में एक तो निकल गया। दूसरा होता है फोलियर लीच लिक्विड दैट ड्रेन फ्रॉम कंपोस्ट। ध्यान से समझना, जब कंपोस्टिंग हम करते हैं, ध्यान से समझना, जैसे कोई पत्ती है, पौधा है, पौधे की पत्ती है, वो पौधे की पत्ती सूख गई या सूख के ज़मीन में गिर गई। एक समय के बाद जब पौधा क्या करता है, अपनी पत्तियों को झाड़ देता है, तो जब पत्तियां ज़मीन पर गिरती हैं तो वो क्या होती है, डिकम्पोज होने लगती हैं। तो जब डिकम्पोज होती हैं तब वो फोलियर लीच करके बाहर निकलती हैं, उसमें से तब केमिकल बाहर निकलता है। जैसे हम बात करें यूकेलिप्टस की, यूकेलिप्टस क्या होती हैं, जो पत्तियां होती हैं ये जब बाद में पेड़ से ज़मीन पर गिर जाती हैं तो ये एक तरीके का केमिकल निकालती हैं जो कि अगल बगल में जो खेत में जो पौधे ग्रो करते हैं उनकी ग्रोथ को अफेक्ट डालता है। वो एलोलोपैथिक केमिकल उसके अंदर होता है। बात करते हैं रूट्स एक्सुड्यूस के एक्सिडेट्स। इसमें क्या होता है कि रूट के थ्रू जो केमिकल्स होता है वो एक पौधे से दूसरे पौधे में चला जाता है। बात करते हैं ब्रेक डाउन या डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑफ डेड प्लांट पार्ट। जो प्लांट का जो डेड पार्ट होता है वो जब क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है यानी कि डिकम्पोज होने लगता है, तो धीरे धीरे वहाँ से भी केमिकल निकलता है। वो केमिकल फिर दूसरे पौधों को लगता है तो नुकसान करता है। सीड एक्सट्रैक्ट, कुछ ऐसे सीड्स भी होते हैं, उन सीड्स के अंदर जो केमिकल पाया जाता है वो एक तरीके का एलोलोपैथिक केमिकल होता है। वो क्या होता है कि जब वो सीड किसी तरीके से, जैसे बात करते हैं कि लिनसीड है या कुछ ऐसे सीड हैं जिनके केक में इस तरीके का केमिकल पाया जाता है, तो वो भी होता है। जैसे मान लो हमने अभी बोला था कि एक तरीके के जो कॉम्पैक्ट मैन्योर होते हैं,
जब मैं फर्टिलाइज़र और मैन्योर पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था ना कि जो ऑयल केक के मैन्योर होते हैं, ऑयल केक जो होता है ये भी सॉइल में डाला जाता है एज ए मैन्योर के रूप में, मतलब खाद के रूप में इसको डाला जाता है। तो क्या होता है कि जब हम खेत में उसको डालते हैं तो उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि पौधों को उगने में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लो हमने डाल दिया उस खली को, उस ऑयल केक को, तो उसमें जो हम पौधा उगाएंगे वो पौधा फिर सही से नहीं उगेगा। बात करते हैं वोलेटिलाइजेशन। ये क्या होता है? जब कोई एलोलोपैथिक जो ट्री होती है, यानी कि ऐसा पौधा जिससे एलोलोपैथी वाले केमिकल निकलते हैं, ये केमिकल जब गैस फॉर्म में निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वोलेटिलाइजेशन। वोलेटिलाइजेशन जब आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे जो नाइट्रोजन का लॉस होता है पौधों में से, उसमें से एक तरीका ये भी होता है वोलेटिलाइजेशन के थ्रू। वोलेटिलाइजेशन के थ्रू भी नाइट्रोजन का लॉस होता है। इसमें क्या होता है कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं वहाँ से जो केमिकल होता है वो गैस की फॉर्म में बाहर निकलता है। फिर आते हैं हम लीचिंग की। सम प्लांट स्टोर प्रोटेक्टिव केमिकल्स इन देयर लीव्स। व्हेन द लीफ फॉल ऑन द ग्राउंड they decompose and give off chemical that protect the plant. Water soluble phytotoxin may be leached from root and above ground plants part, or they may be actively exuded from living roots. Rye and quick grass release allopathic chemicals from rhizome and cut leaf. ध्यान से समझना, राई और क्वेक ग्रास जो होता है ये क्या करता है कि जब ये इनकी पत्तियां जो है झड़ जाती हैं और इनके जो राइजोम होते हैं जो मिट्टी के अंदर होते हैं, जब ये सड़ने लगते हैं, डिकम्पोज होने लगते हैं, तो इनसे केमिकल निकलता है। तो वो जो केमिकल निकलता है वो लीचिंग के थ्रू निकलता है। फिर वो लीचिंग के थ्रू निकल जाएगा और मिट्टी में फैल जाएगा। फिर जो उसमें दूसरा कोई पौधा लगा होगा वो पौधा इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर उसमें फिर एलोलोपैथिक वाले जो इफेक्ट हैं वो देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं एक्सुडेशन। देखो क्या होता है, सम प्लांट रिलीज डिफेंसिव केमिकल्स इनटू द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपनी जो केमिकल्स होते हैं वो अपने रूट से निकालते हैं। क्या होता है, पौधा खड़ा रहेगा, उसके रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब होता है और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है, इसके साथ साथ क्या होगा कि उसी रूट के माध्यम से वो रिलीज करता रहता है, वो जो एलिलो केमिकल होता है वो रिलीज करेगा और मिट्टी में मिलाता रहेगा और उसके बगल में जो कोई दूसरा पौधा होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर वो उसमें फिर वो एलोलोपैथिक इफेक्ट देखने को मिलता है। द रिलीज केमिकल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ नियर बाई ट्री। एक्सुडिंग कंपाउंड्स आर सेलेक्टिवली टू अदर प्लांट्स। एक्सुडेट आर यूजुअली फिनोलिक कंपाउंड जैसे कॉमरिन्स दैट टेंड टू इनहिबिट डेवलपमेंट। ये एक तरीके का केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमरिन। ये क्या होता है कि जो पौधा इसको एब्जॉर्ब कर लेगा इस केमिकल को, उसकी ग्रोथ जो होती है, उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो रुक जाती है। आगे बात करते हैं टाइप ऑफ एलोलोपैथी किस तरीके से होता है। जैसे वीड ऑन क्रॉप, वीड से निकलने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो क्रॉप पे किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। जैसे बात करते हैं हम एग्रोपायरोन रेपेंस, जिसको हम क्विक ग्रास बोलते हैं। ये एक तरीके से जनरेट करता है एथिलीन अपने राइजोम में, जिसकी वजह से माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है सॉइल में वो इंटरफेयर करने लगती है अपटेक ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम मेज की क्रॉप में। अल्टीमेटली यील्ड कम हो जाती है। ध्यान से समझना, जो क्विक ग्रास होता है, क्विक ग्रास एक तरीके का खरपतवार है। ये खरपतवार जब हमारे मेज की क्रॉप में यानी कि मक्के की क्रॉप में जब लग जाता है तो क्या करता है कि ये क्विक ग्रास जो है इसका जो राइजोम होता है वो एक तरीके का एथिलीन जनरेट करने लगता है। अब वो एथिलीन क्या करता है कि सॉइल के अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उनको इंटरफेयर करने लगता है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को रोकने लगता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन और पोटेशियम का जो एब्जॉर्बेशन हो रहा था मक्के के अंदर वो प्रभावित हो जाता है। अब जब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का एब्जॉर्बेशन प्रभावित हो जाएगा मक्के के अंदर तो अल्टीमेटली मक्के का जो यील्ड है वो घट जाएगी। एक तरीका तो ये होता है। इसके बाद अगर हम वाइल्ड ओट की बात करें, जिसको अविना फतवा साइंटिफिक नेम होता है, जिसका बोटेनिकल नेम, ये रिड्यूस इनहिबिट जर्मिनेशन ऑफ सर्टेन हर्बेसियस स्पाइस लाइक वीट। मतलब वीट जैसे पौधे, जैसे मान लो वाइल्ड ओट, गेहूं की हमारी फसल में अगर वाइल्ड ओट नाम का ये खरपतवार उग गया
तो ये क्या कर देता है कि गेहूं की जो जर्मिनेशन होती है उसको रोक देता है। वाइल्ड वुड से ऐसे ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि गेहूं के जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। साइनोडोन डक्टिलान, जिसको हम बर्मुडा ग्रास बोलते हैं, रिड्यूस रिमेन्स इन द फील्ड, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, रूट एंड टॉप ग्रोथ ऑफ बार्ले। बार्ले जो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जौ बोलते हैं, अगर जौ के खेत में बर्मुडा ग्रास लगा रहेगा तो ये फील्ड में सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करेगा, रूट के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा, और जो बार्ले का टॉप ग्रोथ होती है उसको अफेक्ट करेगा। अल्टीमेटली जो बार्ले का पौधा है ना तो उसका जर्मिनेशन सही से होगा, बोले तो ना तो अंकुरण सही से कर पाएगा, ना ही उसकी में रूट का डेवलपमेंट सही से हो पाएगा, और ना ही उसकी हाइट बढ़ पाएगी, मतलब अल्टीमेटली नुकसान करेगा ये बर्मुडा ग्रास। सोरघम हेल्पेंस, जिसको हम बोलते हैं जॉनसन ग्रास, is a perennial weed in sugarcane, soybean, maize, etc. Root exudates from decaying Johnson grass is found to have inhibitory effect on these crops. जब इसका रूट एक्सुड्यूस होता है, जब डिकेइंग होने लगता है जॉनसन ग्रास में, तो ये क्या करता है कि चाहे वो शुगर केन हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे मेज हो, इस तरीके के जो पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। ठीक इस तरीके से पौधा जो खरपतवार होते हैं वो खरपतवार से निकलने वाले केमिकल फसलों को नुकसान करते हैं। अब हम बात करते हैं एक खरपतवार दूसरे खरपतवार पर किस तरीके से प्रभाव डालता है। जैसे इम्पेराटा सिलेंड्रिका, जिसको हम कोंगोन ग्रास बोलते हैं, कोंगोन वीड, इनहिबिट द इमर्जेंस ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ एनुअल ब्रॉड लीफ वीड, जैसे बोरेरिया हिस्पडा, बाई एक्सुडेशन ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंस थ्रू राइजोम। ये जो कोंगोन ग्रास होता है इसके राइजोम से ऐसे केमिकल निकलते हैं जिसकी वजह से बोरेरिया हिस्पाडा जो नाम का जो एक खरपतवार होता है उसकी ग्रोथ अफेक्ट होती है। इसके बाद जो जॉनसन ग्रास होती है ये जायंट फ्लॉक्स और डिजिटेरिया सेंगुनेलिस, जिसको हम लार्ज क्रैब ग्रास बोलते हैं, इसके साथ साथ अमरेंथस की जो स्पीसीज होती है, इन सब में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब एक खरपतवार दूसरे खरपतवार पर हार्मफुल इफेक्ट डालता है। बात करते हैं क्रॉप ऑन वीड। कुछ ऐसी क्रॉप्स भी होती हैं जो वीड को एलिलोपैथिक कर देते हैं, मतलब जो क्रॉप होती है, क्रॉप से ऐसे केमिकल निकलते हैं जो वीड को ग्रो नहीं होने देते हैं। जैसे ओट, पी और वीट, ये इनके अंदर क्या होता है, ये सप्रेस कर देते हैं चिनोपोडियम एल्बम लैम्बिस्क्यूटर। बात समझना, जो चिनोपोडियम एल्बम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, चिनोपोडियम एल्बम को हम बथुआ बोलते हैं। ओट, पी और वीट, यानी कि ओट का पौधा, पी का पौधा और वीट का पौधा, अगर ये प्लांट हमने लगा रखी है, ये क्रॉप ग्रो कर रखी है, तो इसमें जो चिनोपोडियम एल्बम है, यानी कि नाम भूल गया मैं, बथुआ, हाँ सॉरी बथुआ, तो बथुए की ग्रोथ को रोक देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गेहूं की फसल होती है, गेहूं की फसल में या मटर की फसल में आपको बथुआ कम देखने को मिलेगा। मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन कम देखने को मिलता है। अगर आप लगातार किसी एक खेत में गेहूं की खेती कर रहे हैं, हर सीजन में, रबी सीजन में गेहूं की खेती अगर बराबर कर रहे हैं, तो उसमें धीरे धीरे करके बथुआ खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो आपने सरसों की खेती करी, जब आप सरसों की खेती करते जाते हो तो उस कंडीशन में 2-4 साल के अंदर अंदर क्या होता है कि खेत में बथुआ की संख्या ज़्यादा हो जाती है। फिर बाद में जब आप उसमें गेहूं की खेती करने लगोगे तो धीरे धीरे साल दर साल बथुए की जो जनसंख्या है वो घटने लगती है। क्यों? क्योंकि वो एलिलोपैथिक इफेक्ट की वजह से जो गेहूं से निकलता है, केवल गेहूं से ही नहीं निकलता है, ये मटर से भी निकलता है और ओट से भी निकलता है, जो कि बथुए की ग्रोथ को रोक देता है। कॉफिया अरेबिका जो कॉफ़ी होता है, ये भी एक तरीके के केमिकल रिलीज करता है जिसको कहते हैं 1,3,7 ट्राई मेथाइलऑक्सिडिन, व्हिच इनहिबिट जर्मिनेशन ऑफ अमरंथस। अमरंथस के जर्मिनेशन को रोक देता है, यानी कॉफिया रोबस्टा का जो पौधा है वो अमरंथस की ग्रोथ को रोक देता है। अभी तक मैंने 2-3 तरीके पढ़े। एक क्रॉप दूसरे क्रॉप की ग्रोथ को रोक देता है, एक वीड दूसरे वीड की ग्रोथ को रोक देता है, और एक क्रॉप दूसरे वीड की ग्रोथ को रोक देता है। जैसे क्रॉप ऑन वीड, वीड ऑन वीड एंड वीड ऑन क्रॉप, इस तरीके से हमने पढ़ा। बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एलिलोपैथिक इफेक्ट। ध्यान से समझना, जो केमिकल निकलता है
वो कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे केमिकल तो निकला, लेकिन वो केमिकल किस पौधे पर कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे वेराइटीज़, कुछ वेराइटीज़ ऐसी होती हैं, देयर कैन बी ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रेंथ ऑफ एलिलोपैथिक इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट क्रॉप वेराइटी। जैसे मान लो कोई एक पौधा है, उसमें एलिलोपैथिक इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक, किसी खरपतवार का जो एलिलोपैथिक इफेक्ट है एक क्रॉप पे देखने को मिलती है, तो ये होने की बहुत संभावना होती है कि उस क्रॉप की कोई एक दूसरी वैरायटी है जिसमें वो केमिकल ज़्यादा प्रभावी है, दूसरी वैरायटी में कम प्रभावी है। जैसे मान लो गेहूं की दो वैरायटी हम बात करें, PBW 303 और K8, मान लो एग्जाम्पल, सही नहीं है ये, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो गेहूं की 3-4 वैरायटी हो सकता है कि कोई खरपतवार का जो एलिलोपैथिक केमिकल है वो एक प्रजाति पर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, दूसरी प्रजाति पर कम प्रभाव डाल रहा है। तो वैरायटी का भी इफेक्ट पड़ता है कि जो एलिलोपैथिक इफेक्ट है वो कितना ज़्यादा प्रभावी होगा। बात करते हैं स्पेसिफिसिटी। द क्रॉप व्हिच शो स्ट्रॉन्ग एलिलोपैथिक इफेक्ट अगेन वन वीड मे शो लिटिल और नो इफेक्ट अगेंस्ट अदर वीड। ध्यान से समझना, कोई एक ऐसी क्रॉप जो किसी एक एलिलोपैथिक जो केमिकल है उसके प्रति बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि गेहूं में बथुआ जो है वो सही से नहीं ग्रो हो पाएगा क्योंकि एलिलोपैथिक इफेक्ट है, लेकिन गेहूं में कोई दूसरा और खरपतवार उग जा रहा है, वो कोई प्रभाव उसके गेहूं के अंदर जो केमिकल निकल रहा है वो बथुए को तो नुकसान कर रहा है, लेकिन बथुए के अलावा और कोई दूसरा जो खरपतवार है तो उसको नुकसान नहीं कर रहा है। तो कोई स्पेसिफिसिटी भी होती है जो अफेक्ट करती है एलिलोपैथी को। फिर इसके बाद है ऑटोटॉक्सिसिटी। सम प्लांट्स स्पीसीज में आल्सो सप्रेस द जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ इट्स ओन स्पीसीज। ऑटोटॉक्सिसिटी इस तरीके से होता है, जैसे मान लो कोई एक पौधा है, जब वो ग्रो हो रहा है तो वो एक तरीके का केमिकल रिलीज कर रहा है और वो अपने ही प्रकार के पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं, सही नहीं है लेकिन इस तरीके से एग्जाम्पल से समझ सकते हो, मान लो कि गेहूं है, ठीक, जैसे एग्जाम्पल सही वाला देते हैं, जैसे लूसर्न है। लूसर्न का पौधा ऐसा होता है, जब ये पौधा ग्रो होता है तो इससे जो केमिकल्स निकलते हैं ये इसके अगल बगल के जो लूसर्न होते हैं उनकी ग्रोथ को ये अफेक्ट कर देता है। इसीलिए इसको जब हम ग्रो करते हैं तो इसमें स्पेसिंग ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि अगर पास पास रखेंगे तो एलिलोपैथिक जो इफेक्ट है वो ज़्यादा रहेगा। तो एक लूसर्न का पौधा जो बढ़ गया वो तो बढ़ गया, बाकी दूसरा जो बगल बगल के हैं वो अपने केमिकल से उनको नष्ट करता रहेगा, उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्रॉप्स ऑन क्रॉप इफेक्ट। रेजिड्यू फ्रॉम एलिलोपैथिक क्रॉप्स कैन हिंडर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ फ्लावरिंग क्रॉप एज वेल एज बीड। ये क्रॉप ऑन क्रॉप इफेक्ट होता है। इसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, जैसे लो फर्टिलिटी इंक्रीज एलिलोपैथिक इफेक्ट। ध्यान से समझना, अगर ऐसी कोई सॉइल है जिसकी फर्टिलिटी बहुत कम है, जो बहुत अच्छी उत्पादक मृदा नहीं है, उसमें अगर एलिलोपैथिक इफेक्ट देखने को मिला तो पौधा ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। जैसे मान लो तुम अगर ठीक ठाक से खाओगे मतलब तुम्हारे घर पे अच्छी सी व्यवस्था है, तुमको किसी खाने की कोई कमी नहीं है, ठीक, अच्छा खाओगे तो तुमको बीमारी लगने की संभावना कम हो जाएगी। उसी तरीके से अगर कोई एक ऐसी सॉइल है जहाँ पे फर्टिलिटी बहुत अच्छी मात्रा में है तो वहाँ पर एलिलोपैथिक जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर वार्म है या वेट कंडीशन है तो इसकी वजह से जो डिक्लाइन होता है वो बहुत तेज हो जाता है एलिलोपैथिक इफेक्ट का। वहीं उसके बाद अगेंस्ट स्लोवर डिक्लाइन अंडर कोल्ड एंड वेट कंडीशन। अगर वार्म यानी कि गर्म और वेट कंडीशन हो, यानी कि नमी ज़्यादा हो और गर्मी ज़्यादा हो, ठीक, नमी ज़्यादा हो गर्मी ज़्यादा हो तो एलिलोपैथिक इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है। वहीं अगर ठंडी ज़्यादा हो और नमी ज़्यादा हो, नमी और ठंडी दोनों ज़्यादा हो तो एलिलोपैथिक इफेक्ट क्या हो जाता है, घट जाता है। आगे बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप। प्लांट ग्रोथ इट इज इरिवर्सिबल। जो ग्रोथ होती है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ये क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन प्लांट्स, जैसे प्लांट जो होता है या कोई भी सेल है, कोई भी जीव है जो बढ़ रहा है, क्वांटिटी में बढ़ रहा है, जैसे उसकी साइज बढ़ रही है,
उसका मास बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, इन सबको हम क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ बोलते हैं। ध्यान से समझना, प्लांट ग्रोथ क्या होता है? सबसे पहले इरिवर्सिबल होता है, एक बार अगर बढ़ गया तो वो घटेगा नहीं। क्वांटिटी इंक्रीज होता है, इसमें जो पौधे का क्या होता है, जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है? क्वांटिटी इंक्रीज कहते हैं इसको। जैसे साइज बढ़ जाए, पहले 5 फीट का था अब 10 फीट का हो गया। मास बढ़ जाए, पहले 5 किलो का था अब 10 किलो का हो गया। वॉल्यूम बढ़ जाए, पहले थोड़ा सा मोटा था, पहले थोड़ा सा पतला था, अब थोड़ा सा मोटा हो गया। इस तरीके से जो होता है उसको हम ग्रोथ के अंदर कंसिडर करते हैं। इट अकर्स विद एन एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। ये एक्सपेंडिचर होता है मेटाबॉलिक एनर्जी का। कहने का मतलब जो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसकी वजह से जो आउटकम मिलता है वो होता है ग्रोथ। देयरफॉर द इवेंट लीडिंग ऑफ लीफ फॉर्मेशन, चाहे लीफ फॉर्मेशन हो या पौधे की हाइट में इंक्रीज हो, ये सब ग्रोथ कहलाता है। बट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सीड, लेकिन सीड जो बन रहा है वो ग्रोथ नहीं है। ठीक, ड्यू टू अपटेक ऑफ वाटर और इनहिबिशन इज नॉट ग्रोथ। कहने का मतलब ध्यान से समझिए, पौधा जो है, पौधे की अगर लंबाई बढ़ रही है, पौधे की जो पत्तियां हैं ये बढ़ रही हैं, लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सब किस में आता है? ये ग्रोथ में आता है। लेकिन उसमें अगर सीड बनने लगा तो सीड ग्रोथ में नहीं आएगा, समझ रहे हो? ग्रोथ आता है फिर दूसरे में। बट द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सीड ड्यू टू अपटेक ऑफ वाटर एंड इनहिबिशन इज नॉट ग्रोथ। देयर आर वेरियस वेट of qualifying plant growth. These include cell member, fresh weight, dry weight, plant height, length, width, area, volume. ये सभी जितने भी पैरामीटर्स हैं इनसे हम मेजर करते हैं प्लांट की ग्रोथ को। किससे किससे? उसका फ्रेश वेट कितना है, कितने सेल हैं, 10 सेल हैं, 20 सेल हैं, 1 करोड़ सेल हैं, 1 ट्रिलियन सेल हैं, 20 ट्रिलियन सेल हैं, इससे हम मेजर करते हैं ग्रोथ को। ड्राई वेट कितना है, प्लांट की हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है, ये सभी जितने भी पैरामीटर हैं इनसे हम क्या करते हैं? प्लांट के ग्रोथ को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ईच वन हैज़ लिमिटेशन, और सबकी एक लिमिटेशन है। ग्रोथ इज इन जर्नल एंड कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल इन्वॉल्वमेंट। ग्रोथ कब होता है? जब सेल डिवीजन होती है और सेल की जनसंख्या बढ़ती है, वो क्या कहलाती है? वही कहलाती है ग्रोथ। पौधे में ग्रोथ कब होती है? जब पौधे में सेल डिवीजन होता है और उसकी जो सेल है वो बड़ी होती है, छोटी सी फिर बड़ी होती है, इसी को हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ। बट इन सम इंस्टेंट ग्रोथ कैन अकर विदाउट सेल डिवीजन एंड इन रिवर्स इज आल्सो ट्रू। लाइकवाइज early growth of the embryo in the flower can be qualified by increasing in the cell number, although their cell being small do not increase the size of embryo। ठीक, अब हम बात करेंगे प्लांट के डेवलपमेंट की। ग्रोथ तो मैंने बता दिया, प्लांट की हाइट बढ़ रही है, उसकी मोटाई बढ़ रही है, उसका मास बढ़ रहा है, ग्रीन वेट बढ़ रहा है, ड्राई वेट बढ़ रहा है, तो ये सब किस में आता है? ये प्लांट के ग्रोथ में आता है। अब प्लांट का डेवलपमेंट में क्या होता है? It is an overall term which refers to the various changes that occur in a plant during its life cycle। प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, उन्हीं को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन्वॉल्विंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी चेंजेस। क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी आती है, ध्यान से समझना। ग्रोथ में केवल क्वांटिटी आ रही थी, हाइट कैसे बढ़ रही है, मास कैसे बढ़ रहा है, ड्राई वेट कैसे बढ़ रहा है, वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है, तो ये सभी क्वांटिटी है। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में ग्रोथ तो शामिल होता ही होता है, इसके साथ साथ जो क्वालिटी है ये भी शामिल होती है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन शेप, साइज, फ्रॉम डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन एंड स्टेज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। However, there can be growth without differentiation and likewise there can be differentiation without growth। ध्यान से समझना। जैसे एक एग्जांपल से मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। आदमी है, ध्यान से समझना। आदमी है, 5 किलो से 10 किलो, 10 किलो से 20 किलो, 20 किलो से 25 किलो। ये क्या हुआ? एक तरीके से
ये हुआ ग्रोथ। ठीक, अब डेवलपमेंट समझना। डेवलपमेंट कैसे था? पहले वो सेल था, स्पर्म था, एग था, उसके बाद जायगोट बना, जायगोट से फिर शिशु बना, शिशु से फिर पैदा हुआ तो शिशु आया, फिर उसके बाद जवान हुआ, फिर प्रौढ़ हुआ, फिर वृद्धा हुआ, फिर इस तरीके से। तो वो क्या है? ये डेवलपमेंटल स्टेज है। समझ पा रहे हो ना ध्यान से? ये अलग अलग स्टेज जो है वो डेवलपमेंटल स्टेज है। अब ध्यान से अगर तुम देखोगे तो जब डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें ग्रोथ इंक्लूड है। ध्यान से समझना, जब डेवलपमेंट हो रहा है, जब एक स्पर्म था तो बहुत हल्का था, मतलब उसका वॉल्यूम भी कम था, उसका वेट भी कम था। लेकिन जब वो बाद में सेल डिवीजन होके वो क्या हो गया? बड़ा हो गया, शिशु बन गया, जायगोट बना, फिर बाद में पैदा हुआ, शिशु बन गया, वो बड़ा हो गया। तो उसमें ग्रोथ तो हुई, लेकिन साथ में डेवलपमेंट भी हुआ। एक सेल से वो क्या बन गया? एक शिशु बन गया। फिर एक शिशु से फिर वो युवा बन गया, युवा से फिर जवान हो गया, फिर जवान से फिर वयस्क हो गया, वयस्क से फिर वृद्ध हो गया। इस सभी स्टेज में आप देखते जाओगे तो ग्रोथ भी हो रहा है। ग्रोथ के साथ साथ क्वांटिटी तो बढ़ ही रही, क्वालिटी भी बढ़ रही है। उनका शेप बदल रहा है, साइज बदल रहा है, फॉर्म बदल रहा है, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन बदल रहा है। जब छोटा था तो वो दूसरी तरीके से दिखता था, बड़ा हुआ दूसरे तरीके से दिख रहा है, वृद्ध हुआ दूसरे तरीके से दिख रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट। जनरली ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक ही साथ बोलते हैं। यही बेसिकली इनके अंदर डिफरेंस होता है। बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ फैक्टर कंट्रोल और इन्फ्लुएंस प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज अडॉप्टेशन। प्लांट ग्रोथ फैक्टर जो होता है वो कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस करता है प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके साथ साथ उसके अडॉप्टेशन को। जैसे इन जनरल देयर आर टू फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक तो जेनेटिकल फैक्टर होता है और दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। कोई भी प्लांट है उसमें किस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी, ये दो पार्ट्स पर डिपेंड करता है। एक तो जो प्लांट है उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, मतलब उसकी जेनेटिक्स कैसी है, और दूसरा वो जहाँ पर ग्रो हो रहा है वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है। द जेनेटिक फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल फैक्टर because on the basis of plant expression the gene is located within the cell। जो जीन होता है, जो जेनेटिक होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल फैक्टर, और जो इन्वायरमेंटल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर बोलते हैं। द इन्वायरमेंटल फैक्टर इज कंसिडर एक्सटर्नल फैक्टर और रेफर्स टू ऑल फैक्टर बायोटिक एंड बायोटिक। अब इन्वायरमेंटल में बायोटिक भी आएगा और एबायोटिक भी आएगा। बायोटिक में जैसे आता है आपका क्या, अदर देन जेनेटिक फैक्टर के अलावा सब आते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में जेनेटिक फैक्टर को निकाल दो तो सब आते हैं। जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर में आपको बायोटिक आएगा। बायोटिक का मतलब जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, ये सब होते हैं, ये भी प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ टेम्परेचर कितना है, मॉइस्चर कितना है, वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, हाइट कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सब भी एबायोटिक फैक्टर होते हैं। ठीक, तो प्लांट की ग्रोथ के दो फैक्टर अफेक्ट करने वाले, एक तो जेनेटिक जिसको इंटरनल बोलते हैं, दूसरा एनवायरमेंटल जिसको एक्सटर्नल बोलते हैं। एनवायरमेंटल में दो तरीका का, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। बायोटिक में आता है जैसे फंगस, बैक्टीरिया, मतलब डिफरेंट टाइप के जो जीवाणु होते हैं, कीटाणु, विषाणु होते हैं, ये आएंगे। एबायोटिक में मॉइस्चर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, और किस तरीके की कंडीशन में सॉइल की फर्टिलिटी, ये सब भी डिपेंड करता है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे। ठीक, अब ध्यान से समझना। द क्लाइमेटिक फैक्टर इंक्लूड, जैसे मैंने बताया कि बायोटिक और एबायोटिक होता है, तो बायोटिक में और एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। बायोटिक का क्या मतलब होता है? लिविंग थिंग। जैसे अभी मैंने बताया कि बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, ये सब क्या है? बायोटिक में आएगा। एबायोटिक में नॉन लिविंग या डेड थिंग आते हैं। जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर जो होते हैं ये सभी, जैसे वाटर है, लाइट है, टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर, विंड, ये सभी एबायोटिक कंपाउंड में आते हैं जो कि प्लांट के फैक्टर को, प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। बात करते हैं मॉइस्चर का। एबायोटिक फैक्टर है जो कि एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है, प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करता है। इन क्रॉप एग्रीकल्चर वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर। It affect or determine plant growth and development. Its availability and scarcity can mean a successful harvest or diminution in yield or total failure. Most plants are mesophytes, that is, they are
adapted to condition where moderate supply of water, but some are hydrophytes require more water or waterlogged habits, while other called xerophytes are more tolerant to dry condition। ध्यान से समझना, मॉइस्चर के आधार पर पौधे 3 तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि मॉइस्चर जो होता है वो पौधे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत अफेक्ट करता है। अगर पौधे को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉइस्चर नहीं मिला, मॉइस्चर का मतलब हम कह सकते हैं पानी, अगर पौधे को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी नहीं मिला तो एक सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन हम कभी नहीं ले सकते, पौधा अच्छे से ग्रो कभी नहीं होगा। पौधा जो होता है वो कई बार अपने आप को थोड़ा ढाल लेता है, जैसे कुछ जीरोफाइट पौधे होते हैं जो रेगिस्तान में उगते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जीरोफाइट। जैसे आपका जो कैक्टस होता है वो एक तरीके का जीरोफाइट होता है, वो बहुत कम पानी में जीवित रह लेता है। कुछ हाइड्रोफाइट्स होते हैं जैसे जलकुंभी, कमल या सिंघाड़ा, ये सब हाइड्रोफाइट्स होते हैं। इनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसे कह सकते हो कि ये पानी में ही उगते हैं, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े से मॉडरेट होते हैं, जिनको हम मीज़ोफाइट बोलते हैं, ये थोड़े से मॉडरेट टाइप के वाटर सप्लाई इनको दिया जाता है। तो एक होता है मीज़ोफाइट, थोड़ा कम पानी, हाइड्रोफाइट बहुत ज़्यादा पानी, और टॉलरेंट होता है जो जीरोफाइट होते हैं, इनको जीरो पानी मिलता है तब भी काम करते हैं, मतलब नियर अबाउट जीरो। जीरो तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस तरीके से पौधों में अडेप्टेबिलिटी हो जाती है। लेकिन पानी की ज़रूरत सबको है, अगर कैक्टस को हम चाहें बिना पानी के ही उग जाए तो ऐसा नहीं है। ये ज़रूर होता है कि कैक्टस जहाँ पर उगता है तो इसकी जो रूट सिस्टम होती है वो बहुत नीचे तक चली जाती है। कैक्टस की जो जड़ें होती हैं वो बहुत नीचे तक जाती हैं, और बहुत नीचे जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर मिल जाता है उतने मॉइस्चर में कैक्टस जो है वो अच्छे से ग्रो हो जाता है। बात करते हैं लाइट की। लाइट भी एक क्लाइमेटिक फैक्टर होता है जो कि बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। प्लांट में जो क्लोरोफिल पाई जाती है, जिसकी मदद से क्लोरोफिल और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट, इन सभी का उपयोग करके एक प्रक्रिया होती है जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। जब क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें बताऊंगा। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लाइट के आधार पर भी पौधे 3 तरीके के होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। तो ये जो लाइट होता है ये भी हर पौधे के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर पौधे के अंदर क्लोरोफिल पाया जा रहा है और पौधा फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो इट इज़ मैंडेटरी टू प्लांट कीप इन लाइट। पौधे को सनलाइट में रखना जरूरी है अगर उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जा रहा है। अगर उसको लाइट नहीं मिली तो पौधा ग्रो नहीं होगा, उसके अंदर की क्लोरोफिल डेड हो जाएगी और पौधा अल्टीमेटली सूख के डेड हो जाएगा। बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी पौधे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसको भी अडॉप्ट करने के लिए पौधे 3 तरीके से हो जाते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ठीक, जो बहुत ठंडे क्षेत्रों में पौधे ग्रो होते हैं उनको टेम्परेट बोलते हैं। ट्रॉपिकल जो थोड़े गर्म क्षेत्रों में होते हैं उनको ट्रॉपिकल बोलते हैं। और फिर आता है सब ट्रॉपिकल, जहाँ पर ठंडे और गर्मी दोनों पाता, मतलब ठंडी में ठंडी ज़्यादा हो जाएगी और गर्मी में खूब गर्मी पड़ जाएगी, तो सब ट्रॉपिकल कंडीशन आती है। तो पौधे में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट से कम हो गया तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। जैसे आपको एग्जांपल से बताऊं, जो गुलाब होता है, गुलाब ठंडी में, गुलाब की जब हम खेती करते हैं तो एक चीज़ पढ़ाई जाती है ठंडी में, उसमें भी एक प्रक्रिया करते हैं, इंटरल कल्चरल ऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं विंटरिंग। विंटरिंग करने का मतलब होता है कि पौधे की जितनी ब्रांचेज हैं सब काट दो, क्योंकि ठंडी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर घट जाता है तो पौधे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बिल्कुल स्टंट हो जाती है, रुक जाती है। उस कंडीशन में पौधों की जितनी भी पत्तियां हैं और जो भी हमको ऐसा लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है उसको काट देते हैं। फिर बाद में जब फरवरी मार्च का महीना आता है तो उसमें नए नए अंकुर निकलते हैं और नए नए फिर से उसमें बड निकलने लगते हैं, जिससे फिर आगे गुलाब जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से जो टेम्परेट रीजन के पौधे होते हैं सभी डेसिडुअस होते हैं, मतलब जिनको हम पतझड़ी बोलते हैं। ये ठंडी के मौसम में अपना पत्तियां गिरा देती हैं, क्योंकि उस समय ग्रोथ और डेवलपमेंट इनका बंद हो जाता है, मतलब ऐसे समझो कि बहुत कम हो जाता है। ये केवल जीवित रहते हैं, ना तो इनकी हाइट बढ़ेगी ना इनका मास बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ता है। इनके अंदर जो पत्तियां होती हैं पौधों पर, वो पत्तियां भी ये गिरा देते हैं ज़मीन पर,
तो पौधे पर टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। टेम्परेचर जब कम होता है तो पत्तियों की ग्रोथ रुक जाती है। ठीक, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा सनलाइट चाहिए, उनको लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा कम लाइट चाहिए होता है, उनको शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दोनों कंडीशन में ग्रो हो जाते हैं, चाहे ज़्यादा सनलाइट मिले चाहे कम सनलाइट मिले, तो उसको हम डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं। लेकिन टेम्परेचर और लाइट दोनों की आवश्यकता सबको होती है। ठीक, बात करते हैं एयर की। पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब तक पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तब तक पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलता है वो एक तरीके से एयर का है सब्सटेंस होता है। एयर में ही कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे जो पल्सेस क्रॉप होती है, जो दलहनी फसलें होती हैं, उनके रूट्स में नोड्यूल पाए जाते हैं जिनको राइजोबियम बोलते हैं। ये इन्वायरमेंट का जो नाइट्रोजन होता है उसको पौधे में स्थिरीकरण करते हैं। तो एयर में जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, वो पौधों में मिल रहा है तो पौधे की ग्रोथ बढ़ रही है। इसके साथ साथ जब भी पौधे रेस्पिरेशन करते हैं या फोटोसिंथेसिस करते हैं, अगर पौधा फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पौधा रेस्पिरेशन कर रहा है, पौधे भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन करते समय उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो कि एयर से ही मिलती हैं। बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी पौधों की अच्छी होनी चाहिए। पौधों की एक स्पेसिफिक डिमांड होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। कई बार ऐसा होता है कि जब टेम्परेचर कम होता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो उस समय पौधों में बहुत ढेर सारे फंगस और जो उसके अंदर रोग लगने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा हो जाती है तो पौधे में रोग लगने लगते हैं। तो एक प्रॉपर ह्यूमिडिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर घट गया तो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट पौधे की रुक जाएगी। अगर वो ज़्यादा हो गया ह्यूमिडिटी तब भी दिक्कत करेगा। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी अफेक्ट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा व्हिच रेगुलेट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट थ्रू ट्रांसपिरेशन एज वेल एज फोटोसिंथेसिस। जब पौधे के अंदर ट्रांसपिरेशन होता है, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो स्टोमेटा ज़्यादा खुला रहता है। जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो स्टोमेटा क्या होता है, थोड़ा सा बंद हो जाता है, क्योंकि पानी को रोकना होता है। A substantial understanding of the climatic factor likewise important in the plant propagation. Newly collected plant cutting or bare root seedling are protected against desiccation by enclosing them in a sealed plastic bag. ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की इम्पोर्टेंस होती है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्लांट के लिए जितना चाहिए, अगर उससे कम या उससे ज़्यादा पौधों को मिलेगी तो पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक अच्छी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़रूरी होती है। विंड की बात करते हैं। मॉडरेट विंड फेवर गैस एक्सचेंज। अगर हल्की हल्की हवा बह रही है तो पौधे जो गैस एक्सचेंज करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, अगर थोड़ी हवा बह रही होगी तो उस कंडीशन में ये प्रक्रिया अच्छे से हो पाएगी। अगर हवा बहेगी नहीं तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी कम होती है। लेकिन अगर वहीं तेज विंड हो जाए जिससे की वजह से ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू। जैसे आपने देखा होगा जब हवा तेज चलती है तो कपड़े तेज सूखते हैं। कहने का मतलब जब हवा तेज चलेगी तो पौधे में भी जो ट्रांसपिरेशन है या इवापोरेशन है वो बहुत तेज़ी से होगा, जिसको हम इवापोट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो हवा तेज चलेगी तो इवापोट्रांसपिरेशन तेज होगा, और इवापोट्रांसपिरेशन तेज होगा तो वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। इसके साथ साथ हम बात करें, जब बहुत तेज़ हवा चलने लगती है तो वाटर की एब्जॉर्बेशन बढ़ जाती है और पार्शियल और कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा में इंश्योर व्हिच विल रिस्ट्रिक्ट द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लीव्स। एज ए रिजल्ट देयर विल बी डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब हवा तेज चलेगी तो इवापोट्रांसपिरेशन तेज हो जाएगा। उसको कम करने के लिए पौधा क्या करेगा, स्टोमेटा को अपने क्लोज कर लेगा, क्योंकि जो पत्तियों का स्टोमेटा होता है वहीं से जलवाष्प बाहर जाता है। वाष्पीकरण जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है।
तो जब वाष्पीकरण तेज होने लगेगा, वाष्पीकरण नहीं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, तो जब वाष्पोत्सर्जन तेज होने लगेगा तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा। अब जब स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, तो जब स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान भी कम हो जाएगा। अगर ये भी कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगी। तो ये विंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे बात करते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। द कर्व कैन बी शोन appearing slowly along the line and stabilizing during the initial stage. During the leg phase, the rate of growth is slow. Rate of growth then increase rapidly during the exponential phase. After some time, the growth rate slowly decrease due to limitation of nutrient. This phase constitutes stationary phase. ध्यान से समझना, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व क्या होता है। जब पौधों में ग्रोथ होती है, ग्रोथ का मतलब पौधे की हाइट बढ़ रही है, मास बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें जो बढ़ती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। ध्यान से अगर कभी देखो तो आप देखोगे कि इनिशियल स्टेज में जो होते हैं पौधे वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एग्जांपल ले लो आप बम्बू का। बम्बू बोले तो बांस का एग्जांपल लो, बहुत अच्छे से समझोगे। बांस का जब जर्मिनेशन होता है, जैसे मान लो ये टाइम है, इधर टाइम दिख रहा है और इधर इसकी जो ग्रोथ है वो दिख रही है हाइट में। मान लो यहाँ पर वेट लिखा हुआ है, लेकिन आप हाइट में मान लो कि हाइट बढ़ रही है। अब ध्यान से समझना, जब बैम्बू का जर्मिनेशन होता है तो जर्मिनेशन के टाइम पर उसका जर्मिनेशन धीरे धीरे होता है, ठीक। लेकिन जैसे ही बैम्बू का थोड़ा सा जर्मिनेशन कंप्लीट होता है और वो बाहर निकल आता है, लगभग 5 से 6 इंच जब बाहर आ जाता है ज़मीन के, जब बैम्बू का स्प्राउट जो होता है, तब वो उसकी ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है। एक दिन में 3-3 फीट तक बढ़ता है। तो पहले स्टार्टिंग के वो 10-15 दिन तक, तो 10-15 दिन मिला के वो कितना बढ़ा था, 10-15 दिन में वो 1 इंच बढ़ा था, 5 से 6 इंच मान लो बढ़ा था। कितना, 10-15 दिन के अंदर वो 5 से 6 इंच केवल बढ़ा था। जमीन से वो बाहर निकल के आया केवल 6 इंच तक। कितना दिन लग गया, 10 से 15 दिन लग गया। इसके बाद जब ये 6-7 इंच जो बाहर आया है, जब इसने ग्रोथ स्टार्ट करी तो ये रोज लगभग 2 फीट 3 फीट 2 फीट 3 फीट बढ़ने लगा। अगर अगले फिर ये 15 से 16 दिन तक बढ़ा 3-3 फीट, तो ये 15-3 45 फीट तक हो गया। समझ रहे हो, मतलब स्टार्टिंग के 15 दिन तो केवल 6 इंच ही बढ़ा था, लेकिन फिर बीच के वो 15 दिन 45 फीट का हो गया बढ़ के। इसके बाद फिर अगले 15 दिन और फिर अगले महीने जैसे होते गए, तब उसकी जो लंबाई थी वो बढ़नी धीरे धीरे कम हो गई। जैसे रोज 2 फुट बढ़ रहा था, फिर आगे चल के 1 फुट बढ़ने लगा, फिर आधे फुट बढ़ने लगा, फिर धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आ गया जब बांस की जो लंबाई है वो बढ़नी बंद हो गई, ठीक। अब बांस वो लगातार ऐसे 5-6 साल तक अगर रहेगा, तब भी उसकी जो लंबाई है वो एक सर्टेन हाइट तक पहुंचने के बाद फिर वो बढ़ेगी नहीं, ना तो वो बढ़ेगी ना तो घटेगी। इसके बाद फिर बांस सूखने की स्थिति में आ जाएगा। ध्यान से समझिए, तो मतलब स्टार्टिंग के फेज में उसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम थी, फिर बाद में उसकी ग्रोथ बड़ी तेज हुई, फिर बाद में ग्रोथ उसकी क्या हो गई, घट गई। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, आपने आम देखा होगा। आम का जब फ्लावर होता है, फ्लावर जिसको हम उसमें जब फ्लावर में जब छोटा सा टिकोरा बनता है, टिकोरा आप समझ पा रहे होंगे। आम का जो छोटा होता है, जब आम बहुत छोटा छोटा होता है उसको बोलते हैं टिकोरा। हमारे यहाँ लोकल भाषा में कहते हैं अंबिया कह सकते हो, हाँ अंबिया कह सकते हो। तो वो छोटा होता है, तो फ्लावरिंग से वो छोटा सा बनने में उसको काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जब वो एक अंबिया हो जाती है तो अंबिया से आम बनने में उसको कम टाइम लगता है, मतलब वो अंबिया से आम बहुत जल्दी बन जाता है। फिर जब वो आम बन जाता है तब उसके बाद फिर पकने में उसको ज़्यादा टाइम लगने लगता है। एक सर्टेन हाइट तक, एक सर्टेन साइज तक बढ़ के आम फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है, फिर जो पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाता है। दूसरा एक एग्जांपल आपको बताऊं, आदमी का ले लो। आदमी क्या होता है, स्टार्टिंग में जब वो पैदा होता है तो उस स्टार्टिंग में उसकी ग्रोथ बहुत तेज होती है। इसमें ये इस टाइप की ग्रोथ नहीं होती, आदमी में ग्रोथ ऐसी होती है, इस तरीके की। ऐसे क्या होता है कि जब पैदा होता है तब उसकी हाइट बढ़ती जाती है। उसके बाद वो 17, 18 और 20 साल तक पहुँचते उसकी हाइट बड़ी तेज बढ़ती रहेगी।
फिर धीरे 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 उसकी हाइट ऐसे स्टंट हो जाती है, फिर ऐसे जब तक वो जीवित रहेगा उसकी हाइट बढ़ेगी नहीं। तो पहले स्टार्टिंग में इसकी इधर मान लो यहाँ तक ये 22 साल हो गया, 22 साल तक इसकी हाइट इधर 6 फीट 7 फीट तक बढ़ गई, 6 फीट तक बढ़ गई। इसके बाद फिर अभी 40 50 60 साल तक जहाँ भी जाएगा तो इसकी हाइट जो है वो 60 ही रहेगी। इसी को बोलते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ। अब इसमें ध्यान से समझना, इसको सिग्मॉइड क्यों बोलते हैं। सिग्मॉइड का मतलब होता है एस शेप का इसमें कर्व देखने को मिलता है। इसको आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे जैसे इंग्लिश का अक्षर एस बना होता है, इस तरीके का इसमें ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है। ये क्यों बनता है? क्योंकि इनिशियल स्टेज में जो प्लांट की ग्रोथ है वो धीरे धीरे है, लेकिन जब मिड फेज में आता है तो इसकी ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है, फिर लास्ट में इसकी ग्रोथ फिर से कम हो जाती है। तो इस तरीके का जब ग्रोथ होती है तो उसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। इसी तरीके से आता है डबल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व और ट्रिपल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। जब यही वाला एस जब ये 2 बार बन जाता है इस तरीके का तो इसको बोलते हैं डबल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। स्टार्टिंग में ग्रोथ बहुत धीरे थी, फिर उसके बाद ग्रोथ तेज हुई, फिर इसके बाद ग्रोथ धीरे हो गई, फिर उसके बाद ग्रोथ तेज हुई, फिर आगे ग्रोथ धीरे हो गई। ये पूरे एज में पौधा इस तरीके से जब ग्रो करता है तो इसको डबल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व बोलते हैं। आम में डबल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व पाया जाता है। ये मैंने आपको जब इंस्टेंट हार्टिकल्चर जो पढ़ाया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी इंस्टेंट हार्टिकल्चर। उस प्लेलिस्ट में मैंने स्टार्टिंग के जो कुछ लेक्चर्स पढ़ाए हैं, इंस्टेंट हार्टिकल्चर पार्ट 1 करके है, उसमें जो स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर हैं जो क्लासिफिकेशन में पढ़ रहा था उसमें मैंने बताया था सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। तो यही सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व होता है। ठीक, मतलब पौधा स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर बीच में बहुत तेजी से बढ़ेगा और एक सर्टेन हाइट पर आकर फिर पौधा बढ़ना बंद कर देता है, तो वो इस तरीके की हो जाती है। तो इसको बोलते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। बात करते हैं पैरामीटर यूज इन ग्रोथ एनालिसिस। ग्रोथ एनालिसिस को जानने के लिए कौन कौन से पैरामीटर का यूज करते हैं, जैसे लीफ एरिया इंडेक्स। लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है? टोटल लीफ एरिया ऑफ ए गिवन लैंड एरिया, टोटल लीफ एरिया फॉर ए गिवन लैंड एरिया और लैंड एरिया कंसीडर्ड। ध्यान से समझना, लीफ एरिया इज important for photosynthesis. Its estimation indicates both assimilating area and growth. For crop production, leaf area per unit land area is more important than leaf area of individual plant. Leaf area index is the ratio between one-sided leaf area to ground area. ध्यान से समझना, लीफ एरिया इंडेक्स का सिंपल सा फंडा होता है। मान लो कि कोई एक पौधा है, खूब ध्यान से समझना, एक अच्छे से एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छे से बिल्कुल ध्यान से समझना। मान लो कि एक पौधा है, उस पौधे की एक जो पत्ती है अमूमन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की है। ठीक, केवल एक ऊपर एक तरफ की एरिया को हम बात कर रहे हैं, पत्ती की जो एक तरफ की एरिया, दोनों तरफ की नहीं, केवल एक तरफ का एरिया कितना है? पत्ती का टोटल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस तरीके से पूरे पेड़ में कितनी पत्तियां हैं? 100 पत्तियां हैं। तो टोटल एरिया पत्तियों का कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कितना? टोटल एरिया पत्तियों का कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब मान लो कि जिस खेत में ये पौधा लगा हुआ है, उस खेत में पौधा 10 बाई 10 के 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा हुआ है। ध्यान से समझना, 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, यानी कि प्लांट से प्लांट की दूरी 10 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? ये हो गया, ये भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ध्यान से समझना, पौधे को जो जमीन पर एरिया मिला, जैसे मान लो कि एक पौधा यहाँ मैंने लगाया, एक पौधा यहाँ लगाया, एक पौधा यहाँ लगाया, एक पौधा यहाँ लगाया, एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ। अब जो बीच में ये पौधा है इसको कितना एरिया मिल रहा है? क्योंकि अब ये इसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो केवल 5 सेंटीमीटर तक ये पौधा जाएगा, क्योंकि आगे वाला 5 सेंटीमीटर ये वाला पौधा ले लेगा। तो 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये यहाँ से पूरा ये 10 सेंटीमीटर, ये पूरा यहाँ से 10 सेंटीमीटर और ये पूरा यहाँ से 10 सेंटीमीटर। कैसे? क्योंकि 5 सेंटीमीटर ये इतना हो गया
और 5 सेंटीमीटर इधर का हो गया, तो ये दोनों जोड़ दोगे तो 10 सेंटीमीटर ये तो हो जाएगा ना। तब अब ध्यान से समझना, पौधे ने ग्राउंड पे कितना एरिया कवर किया, यानी कि पौधे को जो जमीन पर कवर करने के लिए एरिया मिला है वो कितना मिला है, वो मिला है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा हुआ है। ठीक, अब पौधे की एक पत्ती का जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अगर पौधे में 100 पत्तियां हैं तो कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हर पत्ती को कितना एरिया मिला जमीन के प्रतिपेक्ष में 1 मिला, यानी कि जितनी जमीन है उतनी ही पत्तियां हैं। समझ पा रहे हो, जितनी जमीन है, जितना जमीन का एरिया है उतना ही पत्तियों का एरिया है, तो यहाँ पर लीफ एरिया इंडेक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, यहाँ पर भी 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका लीफ एरिया इंडेक्स निकल के आएगा कितना 100। अब ध्यान से समझना, मान लो कि 100 पत्तियां ना होकर 200 पत्तियां होती तो क्या हो जाता, तब यहाँ पर ऊपर वाले में क्या हो जाता 200 हो जाता और नीचे वाले में 100 हो जाता, तब इसको डिवाइड करते तो कितना आता 2 आता, यानी कि एक स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में 2 स्क्वायर सेंटीमीटर पत्तियां हैं। समझ पा रहे हो, मतलब पत्तियों को अगर हम जमीन पर फैला दें तो एक पत्ती के ऊपर एक पत्ती और हो जाएगी, जितना पत्ती का एरिया है और जो ग्राउंड का एरिया है उसका 2 गुना है पत्ती का एरिया, क्योंकि पत्ती का एरिया कितना हो गया टोटल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पौधे को जो जमीन पर जगह मिल रही है वो कितना मिल रही है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 200 पत्तियां, 400 पत्तियां, 600 पत्तियां हो जाएं तो क्या उतने एरिया में जो सनलाइट मिल रहा था उसकी संख्या भी बढ़ेगी, सनलाइट की मात्रा भी बढ़ेगी? ध्यान से सोचो और बताओ। नहीं बढ़ेगी। ठीक, बिल्कुल सही, नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि सनलाइट एक प्रॉपर मात्रा में आ रहा है, वो सनलाइट जो 10 बाई 10 के एरिया में पड़ रहा है उसको चाहे 100 पत्तियां ले, चाहे 200 पत्तियां एब्जॉर्ब करें, चाहे 800 पत्तियां एब्जॉर्ब करें, उतनी ही सनलाइट वो सभी पत्तियां मिलकर एब्जॉर्ब कर पाएंगी। अगर ज़्यादा पत्तियां हो जाएंगी तो एक पत्ती की छाया दूसरी पत्ती पर पड़ने लगेगी, तो दूसरी पत्ती फोटोसिंथेसिस सही से नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि पौधे में पत्तियां कितनी हैं और पौधा एरिया कितना कवर कर रहा है। समझ पा रहे हो, एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अगर पौधे में पत्तियां हो जाएं तो भी उसका हमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक, क्योंकि जैसे मान लो कि 10 बाई 10 के एरिया में जो लाइट गिर रही है, मान लो कि लाइट को मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट मान लिया किलोग्राम, हम लाइट को किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं, तो 10 बाई 10 के एरिया में चाहे 100 पत्तियां हो, चाहे 400 पत्तियां हो, चाहे 600 पत्तियां हो, इनको मैं केवल 10 किलो लाइट ही दे पाऊंगा, क्योंकि सनलाइट जो आ रही है वो 10 किलो आ रही है। अब उसको चाहे 100 पत्तियां एब्जॉर्ब कर लें, चाहे 800 पत्तियां एब्जॉर्ब कर लें। ठीक, तो लीफ एरिया इंडेक्स इसी को बोलते हैं। आगे बात करते हैं क्रॉप ग्रोथ रेट। ये क्या होता है? इनिशियल स्टेज में क्रॉप ग्रोथ कितनी थी और फाइनल स्टेज में क्रॉप की ग्रोथ कितनी है, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल से बात करते हैं। क्रॉप ग्रोथ रेट ये इंडिकेट करता है कि एक समय से लेके दूसरे समय तक पौधे की ग्रोथ कितनी हुई। जैसे मान लो कि मैंने कह दिया कि इनिशियल मान लिया मैंने 5वां दिन, पौधे को जिस दिन मैंने बुआई करी, पौधे की बुआई का 5वां दिन और पौधों की बुआई का 15वां दिन। पौधों की बुआई का 5वां दिन 10 किलो वेट था और पौधे की बुआई के 15वें दिन इसका वजन जो हो गया वो 50 हो गया। कितना हो गया? 50 हो गया। अब ध्यान से समझना, ये दोनों क्या है? ये वेट है और ये क्या है? टाइम है। ये 5वें दिन पौधा कितना वजन का था? 10 किलो का था। 15वें दिन पौधा कितना वजन का हो गया? 50 किलो का हो गया। तो इसकी ग्रोथ रेट क्या हुई? 15 से 5 को माइनस करोगे तो आएगा 10, इसको 50 में से 10 माइनस करोगे तो आएगा 40। ठीक, सॉरी गड़बड़ हो गया, ऊपर नीचे हो गया। वेट क्या है? ऊपर रखेंगे तो क्या करेंगे? 50 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40। ठीक,
और इधर 15 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे तो आएगा 4, यानी कि 4 किलोग्राम पर डे के हिसाब से इसका वजन बढ़ रहा था। पौधे का ग्रोथ रेट कैसा था, 4 किलोग्राम पर डे के हिसाब से ये बढ़ रहा था। अब आगे मान लो 15 से लेके आगे, ये 15 है, अगला स्टेज मान लो 20, ये 5 दिन हुआ। अब इसकी ग्रोथ मान लो, यहाँ पर इसकी ग्रोथ मान लो 60 हो गई, यानी कि पहले 5 दिन 5 दिन में 10 किलो वजन था, 40 दिन में 15वें दिन 50 किलो वजन हो गया, 20वें दिन 60 किलो वजन हो गया। अब यहाँ पर अगर हम ग्रोथ रेट याद करें 15वें से 20वें दिन के बीच की ग्रोथ रेट, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 10 किलो मिल जाएगा। 60 में से 50 माइनस करेंगे 10 किलो, 20 में से माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2 किलो। स्टार्टिंग में 5 से 15 के बीच में जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, 4 किलो पर डे के हिसाब से बढ़ रहा था, लेकिन 15 दिन से 20वें दिन जो ग्रोथ रेट थी वो 2 किलो हो गई, यानी कि ग्रोथ रेट क्या हुई, कम हो गई। तो इसी को बोलते हैं क्रॉप ग्रोथ रेट। 15 से 20 वाला जो ग्रोथ रेट थी वो 2 किलो पर डे के हिसाब से हुई थी, और जो 5 से 15 के बीच में जो ग्रोथ हुई थी वो 4 किलो पर डे के हिसाब से हुई थी। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, पहले दिन वजन 1 किलो था, पहले दिन वजन 1 किलो था, तो इसको करेंगे तो 4 आएगा, और ये आएगा इसको करेंगे तो कितना आएगा, पहले दिन वजन 1 किलो था, पौधे के जो हमने ग्रो किया तो उस दिन इसका वजन 1 किलो था। इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, और नीचे आ जाएगा 5 में से 1 जाएगा 4, 4 दूनी 8। ऐसे नहीं मानो, इसको मान लेते हैं कि पहले दिन इसकी जो ग्रोथ थी वो 2 किलो थी, 2 किलो मान लेते हैं, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 2 नहीं 3 किलो मान लो। क्या हुआ, पहले दिन वजन, ये पहले तो मैंने बता दिया, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं, फिर से समझाता हूँ। अब मान लो पहले दिन पौधे का वजन 3 किलो था, 5वें दिन इसका वजन कितना हो गया, 10 किलो हो गया। ठीक, अब इसमें ध्यान से देखना, तो 4 दिन में कितना बढ़ा, 4 दिन में 7 किलो, तो इसका बढ़ रहा है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग जा रहा है, 1.67 ऐसे समथिंग, मतलब 2 से कम ही है। अब ध्यान से समझना, स्टार्टिंग में 1.5 किलो या पौने 2 किलो के आसपास वजन बढ़ रहा था, फिर बाद में 4 किलो के आसपास वजन बढ़ने लगा, फिर बाद में 2 किलो के आसपास वजन बढ़ने लगा। तो इसको अगर हम कर्व बनाएंगे तो एस कर्व, जिसको सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व होता है, ये इस तरीके का पौधा बनेगा। आई होप कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं प्लांट एडियोटाइप। प्लांट एडियोटाइप का क्या मतलब होता है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जब हम बात कर रहे होते हैं कि एक आइडियल प्लांट किस तरीके का होना चाहिए, इसी को बोलते हैं आइडियोटाइप। जैसे अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड, आइडियोटाइप इज द बायोलॉजिकल मॉडल which is expected to perform or behave in a particular manner within a defined environment. A crop endotype is a plant model which is expected to yield a greater quantity and quality of grain, oil or other useful product when developed as a cultivar. ध्यान से समझना, प्लांट एडियोटाइप एक तरीके का स्टैंडर्ड होता है, पौधे का एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, ये एक तरीका का काल्पनिक स्टैंडर्ड होता है। हम कल्पना कर रहे होते हैं कि एक ऐसा स्टैंडर्ड हो, जब पौधा उस तरीके का हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, उसकी जो क्वालिटी है प्रोडक्शन की, जो हमें प्रोडक्शन मिलेगा उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और क्वांटिटी भी अच्छी होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊँ, गन्ना, शुगर कैन का एग्जाम्पल लेते हैं। शुगर कैन का एक आइडियल एडियोटाइप ऐसा होगा, गन्ना खूब मोटा सा हो, उसमें खूब ज़्यादा रस हो और वो रस खूब ज़्यादा मीठा हो, गन्ना खूब ज़्यादा मुलायम हो और गन्ने की हाइट बहुत ज़्यादा हो, मतलब 20 फुट का गन्ना हो। ये मैंने मान लो एक काल्पनिक आइडियोटाइप बना दिया। क्या क्या कंडीशन रखी, गन्ने की हाइट 20 फीट तक चली जाए, गन्ना मोटा हो, उसके अंदर रस ज़्यादा हो और
उसका जो रस हो वो मीठा ज़्यादा हो, उसकी जो पत्तियां हों वो लंबी लंबी बड़ी बड़ी पत्तियां हों। तो ये क्या हो गया, एक एडियोटाइप हो गया। हमने ऐसे कल्पना कर ली कि इस तरीके का एक गन्ना होना चाहिए। फिर जब कोई ब्रीडर यूज करने लगता है, जब कोई ब्रीडर एक गन्ने की नई वैरायटी डेवलप करना चाहता है, तो वही इडियोटाइप इसके दिमाग में होता है कि एक आइडियल जो पौधा होगा, एक मॉडल जो पौधा होगा गन्ने का, वो इस तरीके का होना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपने दिमाग में वो ब्रीडर गन्ने की वैरायटी डेवलप करने का प्रयास करता रहता है। जब गन्ना उस स्टेज पे पहुंच जाएगा, जो इडियोटाइप है उसका, जिस तरीके से सोचा गया है कि हाँ 20 फुट का गन्ना हो, खूब मोटा सा गन्ना हो, उसमें रस ज़्यादा हो, तो जब उस कंडीशन में पहुंच जाएगा तो उसकी ना केवल क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। क्योंकि 20 फुट गन्ना होगा और मोटा होगा तो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, क्वांटिटी तो वैसे बढ़ गई। अब अगर खूब मीठा होगा तो उसमें चीनी ज़्यादा निकलेगी तो क्वालिटी भी बढ़ गया, ठीक। और वो थोड़ा सा मुलायम भी हो, मुलायम होगा तो क्रेशर में उसका जो रस निकालना है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये एक तरीके का एडियोटाइप होता है। हर प्लांट का एडियोटाइप अलग अलग होता है। जैसे डोनाल्ड ने इस कॉन्सेप्ट को पहली बार दिया था कि अब हर प्लांट का अलग अलग एडियोटाइप होता है। जैसे गन्ने का मैंने बता दिया। इसी तरीके से मान लो गेहूं का, गेहूं में क्या होता है, हर पौधे में एक गेहूं से ढेर सारे ब्रांचेस निकले। गेहूं का जब एक सीड हम डालें तो उसमें ढेर सारे स्प्राउट्स निकले। हर स्प्राउट में जो बाली निकले, गेहूं की जो बाली होती है वो बड़ी बड़ी बाली हो, गेहूं का जो साइज होता है वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, जितना बड़ा गेहूं अब आता है उसका 2 गुना हो जाए, पत्तियां थोड़ी और चौड़ी हो जाएं। ये एक एडियोटाइप मैंने बना दिया। पत्तियां ज़्यादा चौड़ी होंगी तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेंगी, तने ज़्यादा मजबूत होंगे तो जो हवा बहती है, बहुत तेज आंधी आती है तो पौधे गिरेंगे नहीं। अगर गेहूं का दाना बड़ा बड़ा होगा तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। ये इस तरीके का एक एडियोटाइप होता है जो कि एक मॉडल प्लांट बनाते हैं, ठीक। जैसे एक रोल मॉडल होता है ना, हम उसी के जैसा बनना चाहते हैं, उसी तरीके से एक मॉडल प्लांट बनाया जाता है जिसको हम एडियोटाइप बोलते हैं। ये बिल्कुल आइडियल होगा हमारे लिए। जैसे मान लो एक गन्ने का आइडियल गन्ना कैसे होगा, आइडियल गन्ना हमने अपने दिमाग में ऐसे बना लिया कि इस तरीके का गन्ना होना चाहिए, फिर उसको हम ग्रो करने के लिए बनाते हैं। तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट था आइडियोटाइप का, वो किसने दिया था, डोनाल्ड ने दिया था। अब फीचर ऑफ एडियोटाइप क्या होता है। The crop idiotype consists of several morphological and physiological strands which contribute for enhancing yield for higher yield than currently prevalent crop cultivar, यानी कि इस समय के जो कल्टीवर हैं उनसे अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में पौधा जो है वो उत्पादन दे। The morphological and physiological feature of crop idiotype is required for irrigation cultivation or rainfed cultivation ideal plant. Whether the idiotype is required for irrigation cultivation or rainfed cultivation, ideal plant type or model plant have been discussed in several crop like wheat, maize, barley, cotton, bean. The important feature of idiotype of some crop are briefly described below. ये मैंने बताया। मान लो कोई एक ऐसा पौधा हो जो कम पानी ले, जैसे मान लो कि हमने धान, अब धान का एक एडियोटाइप ऐसा बनाओ। धान का क्या होता है कि जब हवा तेज से चलता है तो धान गिर जाता है, तो अगर धान की हाइट कम हो जाए तो गिरने की संभावना घट जाएगी। तो कोई एक ऐसा पौधा हो कि जिसकी हाइट बहुत कम हो, उसमें ढेर सारे इन्फ्लोरेसेंस लगें, धान जो हो वो बहुत लंबा लंबा हो, पतला सा लंबा लंबा उसमें धान हो, चावल जो है पतला वो लंबा हो। पानी की रिक्वायरमेंट अमूमन धान की ज़्यादा होती है, तो कोई एक ऐसा प्लांट हम डेवलप करें जिसका क्या हो, वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम हो, उसको हम रेनफेड कंडीशन में भी उगा पाएँ, मतलब कम पानी की स्थिति में भी हम उसको ग्रो कर पाएँ। इस तरीके का हमने एक धान के लिए एडियोटाइप बना लिया। फिर हम उसको डेवलप करने के लिए आगे प्रक्रिया करते हैं। एडियोटाइप का सीधा सीधा मतलब एक रोल मॉडल बनाते हैं, एक आइडियल प्लांट का पैरामीटर बनाते हैं कि एक आइडियल प्लांट कैसा होना चाहिए, फिर उसी को हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं जैसे वीट की। द टर्म आइडियोटाइप वाज कॉइन्ड बाय डोनाल्ड इन 1968 वर्किंग ऑन वीट। वीट पर ही काम कर रहे थे जब डोनाल्ड ने 1968 में जब ये आइडियोटाइप का कॉन्सेप्ट दिया था, तो वो गेहूं पर ही काम कर रहे थे। उन्होंने क्या क्या दिया था, जैसे
सॉलिड स्ट्रॉन्ग स्टेम हो, जो गेहूं है उसका स्टेम जो हो थोड़ा छोटा हो और स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत होगा तो गिरेगा नहीं, और जो छोटा होगा तब भी नहीं गिरेगा। छोटे पौधों की गिरने की संभावना कम होती है, बड़े पौधों की गिरने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास जो फिजिक्स वाला नियम है वो लगता है। इट इम्पैक्ट लॉजिंग रेजिस्टेंट, पौधे गिरेगा नहीं, और जिसकी वजह से जो लॉजिंग की वजह से जो फसल का नुकसान होता है वो नहीं होगा। इरेक्ट लीफ, पौधे की जो पत्तियां हों बिल्कुल सीधी सीधी पत्तियां हों, जिससे ये अच्छे से अरेंज हो पाएंगी और ये लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगी, और लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगी तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे तो धीरे धीरे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इनकी पत्तियां है फ्यू स्मॉल लीव आर द इम्पॉर्टेंट साइड ऑफ, जो छोटी पत्तियां हैं वो कम होनी चाहिए, बड़ी बड़ी पत्तियां ज़्यादा हों और छोटी पत्तियां कम हों, क्योंकि छोटी पत्तियां क्या होती हैं, जगह ज़्यादा घेरती हैं। जैसे मान लो छोटी छोटी पत्तियां हैं तो यहीं बढ़ेंगी, बड़ी पत्तियां होंगी तो ये थोड़ा ऊपर बढ़ेंगी। अब मान लो सनलाइट यहाँ से आ रहा है तो इसमें ज़्यादा, एक ही पत्ती पे ज़्यादा सनलाइट मिल रहा है, और यहाँ 4-5 पत्तियों पे, अब ये 4-5 पत्तियां इतनी जगह घेर रही हैं, और जबकि ये एक पत्ती केवल इतनी जगह घेर रही है। ज़मीन पर अगर ध्यान से देखो तो एक पत्ती केवल इतना जगह घेर रही है, जबकि ये 4 पत्तियां इतना, और लाइट जितना ये ले रही हैं उतना ये भी ऑब्जर्व कर रही हैं। तो मतलब कहने का ये है कि गेहूं में ऐसी पत्तियां हों जो छोटी पत्तियां कम हो और बड़ी बड़ी पत्तियां ज़्यादा हों। लार्जर ईयर हो, यानी कि जो गेहूं का इन्फ्लोरेसेंस होता है, बोले तो गेहूं की जो बाली होती है वो बड़ी बड़ी हो। ए प्रेजेंस ऑफ ओन, ए प्रेजेंस ऑफ ओन, ओन्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड फोटोसिंथेसिस, ओन अच्छा से प्रोड्यूस हो जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस जैसे हो पाए। ठीक, इसके बाद सिंगल काल्म, उसका जो काल्म होता है वो बिल्कुल सिंगल हो, ये एक एडियोटाइप होता है। राइस की बात करें, राइस का जो एडियोटाइप का कॉन्सेप्ट था वो जेनिन ने 1964 में दिया था एडियोटाइप। उन्होंने क्या बताया था, राइस का जो आइडियल मॉडल प्लांट होगा वो कैसा होना चाहिए, सेमी डॉर्फ स्टेचर का होना चाहिए, सेमी डॉर्फ नेचर का होना चाहिए, ना तो बहुत छोटा हो ना तो बहुत ज़्यादा हो। हाई टिलरिंग कैपेसिटी, टिलरिंग कैपेसिटी हाई होने का मतलब उसमें ढेर सारे टिलर निकलें। ये जो जब हम एक पौधा लगाते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, फिर ढेर सारे उसमें से ढेर सारे ऐसे टिलर निकल जाते हैं, इसी को टिलरिंग कहते हैं। ब्रांचिंग तो नहीं कह सकते, जैसे जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, उसमें ब्रांचिंग होती है, उसी तरीके से जो गेहूं होता है या सरसों होता है, जो ग्रेमिनी कुल की चीज़ें होती हैं, घास कुल की, उसमें टिलरिंग होता है। तो टिलरिंग ज़्यादा होने लगे। ठीक, तो टिलरिंग ज़्यादा होगी तो ढेर सारा होगा। शॉर्ट, इरेक्ट, थिक और हाईली एंगल्ड लीफ, लीफ कैसी हों, शॉर्ट हों, छोटी छोटी हों, इरेक्ट हों मतलब सीधी हों, पतली हों, और हाईली एंगल्ड लीफ हों, जिसकी वजह से वो लाइट के एक्सपोजर में ज़्यादा रहेंगी, और जब लाइट के एक्सपोजर में ज़्यादा रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कर पाएंगी। मेज का एडियोटाइप क्या होता है, लोअर टिलर हो, उनका जो टिलर हो वो लो, कहने का मतलब मेज में ऐसे ऐसे ढेर सारे ना निकले। अगर एक मेज का दाना हमने डाल रखा, एक सीड डाल रखा, तो एक ही निकले, क्योंकि जब ढेर सारे निकलेंगे तो फिर वो आपस में कंपटीशन करेंगे, तो उसमें जो भुट्टा लगेगा वो बहुत ही मजबूत नहीं लग पाएगा। तो टिलर लो हो, लार्ज कॉब हो, कॉब उनका बड़ा बड़ा हो, और एंगल्ड लीफ हो, लीफ जो इनकी इरेक्ट ना हो, एंगल्ड हो, बोले तो ऐसे मुड़ी हुई पत्तियां हों। मुड़ी हुई पत्तियां होंगी तो ये अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, क्योंकि धान में इरेक्ट मांगते हैं क्योंकि धान की स्पेसिंग कम होती है। मेज में कैसे मांगते हैं, मेज में एंगल्ड मांगते हैं, ऐसे मुड़ी हुई पत्तियां। क्यों, धान में इरेक्ट, धान और गेहूं में इरेक्ट इस वजह से मांगते हैं क्योंकि धान की और गेहूं की जो स्पेसिंग होती है वो कम होती है। धान और गेहूं बहुत पास पास में लगाए जाते हैं, जबकि मेज को स्पेसिंग जो होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, गेहूं की अपेक्षा इसको थोड़ा विरल बोया जाता है। तो इसमें पत्तियां अगर एंगल्ड होंगी, बोले तो ऐसे मुड़ी हुई पत्तियां होंगी, तो इनमें सनलाइट ज़्यादा पड़ेगा। वहीं अगर खड़ी हो जाएंगी पत्तियां तो इनके बीच में जो जगह बच रही होगी वो बिना मतलब की जगह होगी, तो इस तरीके की पत्तियां होंगी। तो ये एडियोटाइप होता है। इसी तरीके से बार्ले का होता है, शॉर्ट स्टेचर का हो, बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, लॉन्ग आर्म हो, उसके जो आर्म्स है यानी कि जो उसका बाली हो वो लंबी लंबी हो, और हार्वेस्टिंग इंडेक्स ज़्यादा हो। हार्वेस्टिंग इंडेक्स का मतलब जैसे 50 किलो उसमें कुल ड्राई वेट निकल रहा है, भूसा और बार्ले दोनों मिला के निकल रहा है, तो 50 किलो निकल रहा है। तो 50 किलो में हमारा यही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, 50 में 50 किलो तो हमको गेहूँ नहीं, जौ नहीं मिल पाएगा, लेकिन हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि 50 किलो अगर ड्राई वेट मिल रहा है तो उसमें भूसा और जौ में जौ की मात्रा ज़्यादा हो, भूसे की मात्रा कम हो। ऐसा ना हो कि
50 किलो जो ड्राई वेट निकला उसमें 40 किलो भूसा था और 10 किलो केवल जौ था। ऐसा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा जौ हो, यानी कि 30 किलो तक जौ पहुंच जाए और भूसा 20 किलो ही हो। ये कब होगा? जब पत्तियां छोटी होंगी, इरेक्ट होंगी और पौधे की हाइट छोटी होगी, बालियां बड़ी बड़ी होंगी, तब ये होगा। तो ये एडियोटाइप होता है बार्ले का। इसी तरीके से कॉटन का एडियोटाइप होता है। इन कॉटन जीनोटाइप विथ 0 ब्रांचेस, 0 ब्रांचेस हो, ज़्यादा इसमें ब्रांचिंग ना हो, शॉर्ट स्टेचर का हो, बहुत ज़्यादा लंबा ना पौधा हो, इरेक्ट प्लांट हो, सीधा पौधा हो, क्योंकि अगर इधर उधर गिरा रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो दूसरे पौधे को डिस्टर्ब करेगा। स्मॉल पत्तियां हो, फीवर इस पर सिम्पोडिया वेयर कंसीडर टू एनहांस यील्ड। अगर इनका सिम्पोडिया जो होता है वो छोटे हों, कम हो, तो वो यील्ड को इन्हांस करते हैं। इसको कहा था सिंह एट अल ने 1974 में ये प्रपोज किया था कि एक आइडियल कॉटन प्लांट कैसा होता है। सबसे पहले डोनाल्ड ने दिया था आइडियोटाइप का कॉन्सेप्ट और गेहूं में उन्होंने दिया था। उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग पौधे के लिए अलग अलग आइडियोटाइप सिलेक्ट किया। कई बार ऐसा होता है एडियोटाइप धीरे धीरे चेंज भी होता रहता है। जो मॉडल प्लांट है वो कई बार चेंज होता रहता है। जैसे अभी हम वहाँ तक पहुँच गए, जो एडियोटाइप हमने बनाया था किसी प्लांट का वहाँ तक पहुँच गए, फिर आगे कुछ हम और एडियोटाइप ऐड करेंगे कि अब इस तरीके का पौधा होना चाहिए। जैसे शॉर्ट स्टेचर का हो, लगभग 90 से 120 सेंटीमीटर का पौधा हो कॉटन का, कॉम्पैक्ट और सिम्पोडियल प्लांट हो और हैबिटेट मेकिंग पैरामीडियल शेप का हो। इसके बाद डिटरमाइन द फर्दरिंग हैबिट एंड यूनिमोडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉलिंग, जो इसमें बॉल बन रहे होते हैं वो बहुत यूनिफॉर्म तरीके से बने। शॉर्ट ड्यूरेशन का हो, 150 से 165 दिन में कपास का उत्पादन मिल जाए। रिस्पॉन्सिव टू हाई फर्टिलाइजर डोज, अगर हम उसको ज़्यादा फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो वो ज़्यादा फर्टिलाइजर को रिस्पॉन्स करे। कहने का मतलब अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर दें तो वो ग्रोथ अपनी ज़्यादा बढ़ाए। ऐसा नहीं कि हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं इसकी ग्रोथ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इस तरीके का ना हो। इस तरीके से अलग अलग पौधों में अलग अलग टाइप का एडियोटाइप होता है। सोरघम और पर्ल मिलेट में स्वामीनाथन जी ने दिया था। किस तरीके का हो ये भी आप ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद अब बात करते हैं दीज फीचर इंक्लूड्स, जैसे ये सभी पौधों में एडियोटाइप में होना चाहिए। जैसे सुपेरियर पॉपुलेशन परफॉर्मेंस, अन्य पॉपुलेशन की अपेक्षा इसका जो परफॉर्मेंस हो वो अच्छा होना चाहिए। हाई प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, पर डे के हिसाब से इसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। हाई फोटोसिंथेसिस होनी चाहिए, लो फोटो रेस्पिरेशन होनी चाहिए, फोटो थर्मोसेंसिटिव होना चाहिए, हाई रिस्पॉन्स टू न्यूट्रिएंट होना चाहिए, यानी कि अगर इसको न्यूट्रिएंट मिल रहा है तो उसको एब्जॉर्ब कर पाए, उसको कायदे से पचा पाए अपने अंदर, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ पाए। हाई प्रोडक्टिविटी हो, यानी कि कम पानी में ज़्यादा प्रोडक्शन दे पाए। मल्टीपल डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंट हो, जैसे उसमें रोग लगने की संभावना कम हो जाए। बेटर प्रोटीन क्वांटिटी और क्वालिटी हो, यानी कि प्रोटीन का परसेंटेज भी बढ़े और प्रोटीन का जो क्वालिटी है वो भी बढ़े। क्रॉप की कैनोपी भी कई तरीके से हो। क्रॉप कैनोपी कैन रिटेन एंड फिक्स्ड ए मैक्सिमम ऑफ CO2। क्रॉप की कैनोपी इस तरीके की हो जिससे उसको CO2 अच्छे से मिल पाए और फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाए। सस्टेनेबल टू मैकेनाइजेशन, ऐसे प्लांट हम डेवलप करें जिसमें हम मैकेनाइजेशन कर पाएँ, मतलब मशीन से उसकी कटाई, गुड़ाई, बुआई, सिंचाई ये सब मशीन से कर पाएँ। ये एक तरीके का फीचर होते हैं एडियोटाइप के जो हर पौधे में होने ही चाहिए। ये तो सभी पौधों में इंक्लूड होता है। बाकी कुछ जो इम्पोर्टेंट पौधे थे जिसमें स्पेशल टाइप के एडियोटाइप थे वो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं क्रॉप रोटेशन एंड इस प्रिंसिपल। क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं। ध्यान से समझना, जब हम अपने खेत में खेती कर रहे होते हैं तो एक सीजन में दूसरी क्रॉप लगाते हैं, दूसरे सीजन में दूसरी क्रॉप लगाते हैं, तीसरे सीजन में तीसरी क्रॉप लगाते हैं। एक ही खेत में अलग अलग सीजन पर अलग अलग क्रॉप लगाते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन रिफर्स टू recurrent succession of crop on a same piece of land either in a year or over a long period of time. It is a process of growing different crop in succession on a piece of land in a specific period of time with an objective to get maximum profit from least investment without impairing the soil fertility. Soil fertility को नुकसान पहुँचाए बिना कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए किसी एक फील्ड ऑफ लैंड में किसी एक निश्चित खेत में सीजन टू सीजन
अलग अलग फसलों की बुआई करना क्या कहलाता है? क्रॉप रोटेशन कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं फसल चक्रण शायद, क्रॉप रोटेशन। जैसे मान लो गेहूं बुआई करी, गेहूं के बाद फिर धान की बुआई करी, धान को काट लिया, फिर धान को काटने के बाद फिर हमने गन्ने की बुआई कर दी, फिर गन्ने को काट लिया, आलू की बुआई कर ली, आलू को उखाड़ लिया, फिर गेहूं की बुआई कर दी। इस तरीके से अलग अलग खेत में अलग अलग समय पर अलग अलग पौधे फसलें हम ग्रो करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं? जब हम क्रॉप रोटेशन कर रहे होते हैं तो क्रॉप रोटेशन करते समय हम कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो पाए, हमारे जो फील्ड है, हमारी जो सॉइल है उसकी उत्पादकता बनी रहे, फील्ड के जो हमारी सॉइल है उसका स्वास्थ्य बना हो। ऐसा ना हो कि हम फील्ड में खेती करते जा रहे हैं और हमारी जो फील्ड है वो धीरे धीरे बेकार होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है, उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो घटती जा रही है। तो कौन कौन से होते हैं? इट शुड बी अडॉप्टेड टू द एग्जिस्टिंग सॉइल, क्लाइमेट एंड इकोनॉमिक फैक्टर। जो हम फसल ग्रो कर रहे हैं या जो फसल हम चाहते हैं कि ग्रो हो, वो उस फील्ड में जहाँ पर हम ग्रो कर रहे हैं वहाँ की सॉइल से, वहाँ के क्लाइमेट से, वहाँ का जो इकोनॉमिक कंडीशन है उससे मेल खानी चाहिए। जैसे अगर कोई आंध्र प्रदेश का आदमी चाहे कि हम वहाँ पर एप्पल की खेती करेंगे तो नहीं कर पाएगा। तो क्रॉप रोटेशन में हमको ये देखना पड़ेगा कि एप्पल की खेती वहाँ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। समझ गए? कोई आदमी ऐसा सोचे कि बिल्कुल क्ले सॉइल है, वहाँ पर हम आलू की खेती कर पाएँ, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्ले मिट्टी में आलू के जो कंद हैं वो बड़े ही नहीं होंगे, उसके लिए सैंडी लोम या लोम सॉइल चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। द सीक्वेंस ऑफ क्रॉपिंग अडॉप्टेड फॉर एनी स्पेसिफिक एरिया शुड बी बेस्ड ऑन प्रॉपर लैंड यूटिलाइजेशन। ऐसा होना चाहिए क्रॉप रोटेशन जिससे जो लैंड है उसका प्रॉपर यूज हम कर पाएँ। ऐसे नहीं कि एक फसल हमने ले लिया फिर 3 महीने खेत में कुछ नहीं लिया, 3 महीने खेत बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो इस तरीके की अगर क्रॉप रोटेशन हम लगाएंगे तो इस आइडियल में नहीं माना जाएगा। इससे जो हमारा प्रोडक्शन है उसकी बढ़ने की संभावना कम होगी। इट शुड बी अरेंज इन रिलेशन टू द फील्ड on the form that the yield can be maintained and soil loss through erosion reduced to the minimum। जब खेत खाली रहेगा, एक फसल हमने लगाई, उसको हार्वेस्ट कर लिया, दूसरी फसल लगाने में भी टाइम है, लगभग ऐसे समझो कि 2 महीने 3 महीने तक अगर खेत हमारा खाली रहेगा तो उसमें अगर बरसात होगी तो सॉइल इरोजन होगा पानी के द्वारा, अगर हवा चलेगी तो धूल उड़ेगी, उससे भी सॉइल इरोजन होगा। इन सब को कम करने के लिए हमको ऐसा क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए कि एक फसल हमने काटी और दूसरी फसल उगा लें, हमारा खेत बहुत दिनों तक खाली ना रहने पाए। द रोटेशन शुड कंटेन ए सफिशिएंट एक्रेज ऑफ सॉइल इम्प्रूविंग क्रॉप टू मेंटेन एंड आल्सो बिल्ड अप द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। ऐसी हमको फसल को ग्रो करनी चाहिए जिससे सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बढ़े। जैसे मान लो हम जब 2 साल लगातार खेती कर रहे हैं, 2 साल में मान लो हमने 5 फसल ग्रो कर ली, अब हमको चाहिए कि कोई एक ग्रीन मैन्योर की क्रॉप उसमें अपने खेत में लगा दें। 2 साल के अंतर पर एक बार ग्रीन मैन्योर की क्रॉप लगाएं, क्रॉप रोटेशन में उसको भी इंक्लूड करें जिससे खेत में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ पाए। इसके साथ साथ इन एरियाज वेयर लेग्यूम कैन बी सक्सेसफुली ग्रोन the rotation should be provide for a sufficient average of legume to maintain the nitrogen supply of the soil। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई अनाज वाली फसल ग्रो करते हैं तो अनाज वाली फसल लेने के बाद हमको फिर एक दाल वाली फसल लेनी चाहिए, क्योंकि अनाज वाली फसलें खेत से नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा निकाल लेती हैं, तो खेत में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जब हम उसमें दाल वाली फसल लगा देंगे तो क्योंकि दाल वाली फसल के अंदर उसके जड़ों में नोड्यूल होते हैं जो इन्वायरमेंट का जो नाइट्रोजन होता है उसको जड़ में स्थिरीकरण कर लेते हैं। तो इससे जब हम एक अनाज वाली फसल के बाद जब हम दाल वाली फसल लेते हैं तो इससे जो नाइट्रोजन की कमी हो गई थी अनाज वाली फसल लेने के बाद, वो जब दाल वाली फसल हम लेते हैं तो नाइट्रोजन की कमी जो मिट्टी में थी उसकी पूर्ति हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम कोई एक ऐसी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं जिसका जो रूट है वो बहुत ज़मीन के गहराई तक जाता है, तो उसके बाद हमको एक ऐसी फसल लेनी चाहिए जिसका रूट ऊपर ही रहता है। जैसे मान लो कि अगर हमने अरहर की खेती कर ली तो अरहर क्योंकि ज़मीन में बहुत गहराई तक जाती है उसकी जड़,
तो न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्बेशन होगा वो बिल्कुल नीचे से कर देगा, नीचे से एब्जॉर्ब करेगा। तो अरहर को काट कर फिर हमको कोई अनाज वाली फसल उगा लेनी चाहिए। जब हम अनाज वाली फसल उगा लेंगे तो इससे क्या होगा, जैसे अरहर को काट लो, अरहर को काटने के बाद धान की फसल लगा दो। जब धान की फसल लगाओगे तो धान की जो जड़ होती है वो बहुत नीचे तक नहीं जाती है, अरहर की अपेक्षा बहुत नीचे तक नहीं जाती है अरहर की फसल, धान की फसल। तो धान की फसल ऊपर से न्यूट्रिएंट ले लेगी। जैसे मान लो ये मिट्टी है, ऊपरी परत है, अरहर की फसल का जड़ यहाँ तक गया था तो यहाँ से न्यूट्रिएंट ले रहा था, धान की फसल में न्यूट्रिएंट यहाँ से ले रहा है। तो एक बार यहाँ से न्यूट्रिएंट लिया, एक बार यहाँ से लिया। यहाँ से न्यूट्रिएंट जब ले रहा है तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट स्थिरीकरण हो रहा है, और जब यहाँ पर न्यूट्रिएंट ले रहा है तो यहाँ पर स्थिरीकरण हो रहा है। इस तरीके से हम अपने फील्ड को अच्छे से बना पाते हैं। द सिलेक्शन ऑफ क्रॉप शुड बी प्रॉब्लम एंड नीड डिमांड बेस्ड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ पीपल एंड एरिया ऑफ फैमिली। हम ऐसी क्रॉप को इंक्लूड करना चाहिए जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, हमारी एरिया में वो ग्रो हो पाए और पीपल उसको चाहें। ऑन स्लोपी लैंड अल्टर क्रॉप फॉर इरोजन प्रमोटिंग। अगर कोई ऐसी लैंड है जो स्लोपी लैंड है तो हमको ऐसी खेती करनी चाहिए जिससे सॉइल इरोजन कम हो पाए। कवर क्रॉप ग्रो करनी चाहिए, ऐसी क्रॉप ग्रो करनी चाहिए जिससे जो मिट्टी की ऊपरी परत है वो अच्छे तरीके से ढकी रहे, तो अच्छे से जो सॉइल इरोजन है उसको हम रोक पाएंगे। अंडर ड्राई लैंड या लिमिटेड इरिगेशन अगर हमारे पास है तो ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप जैसे ज्वार बाजरा ग्रो करनी चाहिए। लो लेइंग अगर फ्लड प्रोन एरिया है तो वहाँ पर वाटर स्टेग्नेशन वाले क्रॉप जैसे कि जूट है या फिर धान है उसको ग्रो करना चाहिए। क्रॉप शुड बी सूट फॉर फार्मर के फाइनेंशियल कंडीशन। फार्मर के फाइनेंशियल कंडीशन को भी सूट करनी चाहिए। ऐसी क्रॉप हम ना ग्रो करें जिसमें ज़्यादा पैसा लगता हो और फार्मर के पास पैसे की कमी है तो वो बहुत महंगी फसल नहीं उगा सकता है। सॉइल और क्लाइमेट कंडीशन उस फसल के लिए प्रॉपर होनी चाहिए। क्रॉप ऑफ द सेम फैमिली शुड नॉट बी ग्रोन इन सक्सेशन। मतलब एक बार आपने अगर दलहनी फसल उगाई दूसरी बार आप दलहनी फसल नहीं उगाओ। अगर एक बार आपने अनाज वाली फसल उगाई तो दूसरी बार आप अनाज वाली फसल ना उगाओ। जैसे भारत में क्या होता है, गेहूं काटेंगे फिर धान की बुआई, धान काटेंगे गेहूं, गेहूं धान, धान गेहूं, गेहूं धान, धान गेहूं। इसी तरीके से अगर हम बात करें राजस्थान में, बाजरा काटेंगे गेहूं बोएंगे, गेहूं काटेंगे बाजरा, बाजरा गेहूं, गेहूं बाजरा, बाजरा गेहूं, गेहूं बाजरा। तो उसमें आपको दलहनी फसल नहीं देखने को मिलती है। तो इस तरीके का जो क्रॉप रोटेशन होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा कब माना जाएगा, बाजरा, बाजरे के बाद चना, चने के बाद बाजरा, बाजरे के बाद गेहूं, गेहूं के बाद फिर इसके बाद फिर बाजरा, बाजरे के बाद फिर सरसों, सरसों के बाद फिर बाजरा। इस तरीके से करो, मतलब बदल बदल के वो हर सीजन में फसलें बदल दो। ऐसा नहीं है कि बस गेहूं बाजरा, गेहूं बाजरा या फिर धान गेहूं, धान गेहूं, धान गेहूं, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। एन आइडियल क्रॉप रोटेशन इज वन व्हिच प्रोवाइड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट टू फैमिली फ्रॉम लेबर द मैकेनिकल एंड इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंटली यूज सो ऑल द एग्रीकल्चरल ऑपरेशन आर डन टाइम। जब हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं तो क्रॉप रोटेशन अपनाते समय हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास जो लेबर है, जो हमारे पास इक्विपमेंट है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनका यूज हम बराबर कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसी कोई फसल उगा ली जब साल भर में एक बार लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए, उसके बाद कुछ ऐसा टाइम आए जब लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। तो जब लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी उस समय लेबर महंगे हो जाएंगे, जब लेबर की रिक्वायरमेंट कम होगी तो उस समय लेबर रहेंगे ही नहीं। तो ये सब बड़ी दिक्कत होती है। इस वजह से हमको ऐसी क्रॉप ग्रो करनी चाहिए जिसमें हमारे जो संसाधन हैं उनको हम प्रॉपरली यूज कर पाएँ। ऐसी क्रॉप रोटेशन अपनाओ जिससे अगर खेत में काम आपको करना है तो ऐसे क्रॉप रोटेशन अपनाओ जिससे बारहों मास, मतलब थ्रू आउट द ईयर आपको खेत में कोई ना कोई काम लगा ही रहे, आप खेत में काम करते रहो। इससे आपका जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाने की संभावना रहती है। इसके बाद एडवांटेज की अगर हम बात करें, जब हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं तो क्रॉप रोटेशन से कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, जैसे ओवरऑल इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ क्रॉप ड्यू टू मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल का जो फिजिकल कंडीशन और सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, जब वो अच्छे तरीके से इम्प्रूव रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो इससे जो हमारे ओवरऑल यील्ड है वो भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ इंक्लूजन ऑफ क्रॉप
Having different feeding zone and different nutrient requirement help in maintaining a better balance of nutrient in the soil. जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर कोई एक ऐसी फसल ग्रो कर रहे हो जिसकी जड़ ज़्यादा गहरी जाती है, तो उसके बाद कोई एक ऐसी फसल ग्रो करो जो बहुत गहराई तक नहीं जाती है, यानी कि डीप रूटेड क्रॉप के बाद सेलो रूटेड क्रॉप। इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रेंट होता है वो सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट जोन से एब्जॉर्ब होता है, तो हमारी जो फील्ड होती है, हमारी जो सॉइल होती है, उसमें न्यूट्रेंट की अवेलेबिलिटी बराबर बनी रहती है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप रिड्यूस द रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस। जब हम डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हैं अपनी फील्ड का, तो जो लॉस होता है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास 10 हेक्टेयर ज़मीन थी, अब 10 के 10 हेक्टेयर ज़मीन में हमने बाजरे की बुआई कर दी। एग्जाम्पल के तौर पे 10 हेक्टेयर ज़मीन थी, हमने बाजरे की बुआई कर दी, तो हमारा 10 का 10 हेक्टेयर ज़्यादा पानी बरस गया, तो हमारा बाजरा सब खराब हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमने 10 हेक्टेयर में धान की बुआई कर दी, पानी नहीं बरसा, हमारी धान की फसल खराब हो गई। अगर हम ऐसा कर दें कि 5 हेक्टेयर पे बाजरे की बुआई कर दें और 5 हेक्टेयर पर धान की, तो अगर बरसात ज़्यादा हो गई तो धान की पैदावार अच्छी मिल गई, और अगर बरसात कम हुई तो बाजरे की पैदावार मिल गई, यानी कि हमारा जो लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से हमको क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। इफ फैसिलिटेट मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, जो लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो और अच्छे तरीके से हो पाता है। थ्रू आउट द ईयर लेबर की रिक्वायरमेंट हमारे फील्ड में लगी रहती है, तो हम अपने खेत में काम करने के लिए परमानेंट लेबर को एम्प्लॉय कर सकते हैं, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होता है। देयर आर रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर रेगुलर खेत में कुछ काम हो रहा है, रेगुलर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस मिल रहा है, तो उसको हम रेगुलर बेचते रहेंगे खेत से, तो हमको एक रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। ऐसा नहीं कि हम गन्ना लगा रहे हैं तो साल भर में एक बार गन्ने की कटाई करी और बेच दिया, एक बार साल भर में एक बार पैसा मिला, बाकी 11 महीने बैठे रहो। तो इस तरीके से बड़ी दिक्कत होती है। मतलब लगाओ तो खेत में थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहो, एक बार मिलेगी। जबकि जैसे अभी हम सब्जी की खेती करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब्जियां करेंगे, तो हफ्ते में 2 बार उसकी तुड़ाई करेंगे, तो 2 बार तुड़ाई करेंगे, 2 बार हमको पैसा मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम करते रहेंगे तो सप्ताह में 2 बार, तो हमको कंटिन्यू एक इनकम मिलती रहती है क्रॉप रोटेशन करने से। द इंसिडेंट ऑफ वीट पेस्ट एंड डिजीज इज रिड्यूस एंड कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल। इससे जो वीड है और पेस्ट है, डिजीज है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉपर चॉइस ऑफ क्रॉप रोटेशन हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से रोकने में मदद मिलती है। सप्लाई नीड ऑफ फार्मर एंड हिज कैटल। इसमें जो फार्मर की नीड होती है ये भी सफिशिएंटली कंप्लीट हो जाती है, और जो कैटल होते हैं उनको प्रॉपर एक तरीके से हरा चारा भी मिलता रहता है। एग्रीकल्चरल ऑपरेशन भी टाइमली आराम से हो जाते हैं, क्योंकि लेस कंपटीशन होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉप में, अगर हम क्रॉप रोटेशन एक अच्छा सा अपनाते हैं। अब हम बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम की। अब ध्यान से समझना, इट रिप्रेजेंट ए क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न मैंने बताया था, ये आपकी एक फील्ड है, ठीक। इसी फील्ड में पहले आपने धान लगाया, धान को काटा, गेहूँ लगा दिया, गेहूँ को काटा, बाजरा लगा दिया, बाजरे को काटा, सरसों लगा दी, सरसों को काटा, फिर धान लगा दिया, धान को काटा, फिर आपने चना लगा दिया या मटर लगा दिया। तो एक ही फील्ड में अलग अलग सीजन पर अलग अलग क्रॉप को हम ग्रो कर रहे हैं, तो उसको क्या कह रहे हैं? क्रॉपिंग पैटर्न। वेरी गुड। अभी जो मैंने पढ़ाया वो क्रॉपिंग पैटर्न था। अब क्रॉपिंग सिस्टम में ध्यान से समझना, ये अपने पास एक फील्ड है बड़ी सी, इस फील्ड को हमने 5-6 भाग में डिवाइड कर लिया, 8 भाग में डिवाइड कर लिया। यहाँ पर मैंने कोई ए फसल ग्रो करी, यहाँ पर कोई बी फसल ग्रो करी, यहाँ पर सी फसल, यहाँ पर डी फसल, यहाँ पर ई, एफ, जी और एच। एक ही सीजन में ये फसल ग्रो कर ली, ठीक। अब आगे जब हम अगला सीजन जब आएगा, तो अब ये फसल तो हम ग्रो कर चुके हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, अलग अलग फसल। तो ये क्या हो गया? एक तरीके का क्रॉपिंग सिस्टम है हमारा, इस तरीके की क्रॉपिंग सिस्टम है। अब आगे फिर क्या करेंगे? यही खेत है, ठीक। अब यही खेत में हम क्या करेंगे? अगला सीजन जब आएगा तो इसमें हम लगाएंगे जेड, एक्स, वाई, एम, एन, ओ फसल लगा ली। अब अगर आप ध्यान से देखो
तो इसमें पहले सीजन में ए फसल थी, दूसरे सीजन में जेड फसल है। अब इसके बाद फिर से मान लो वही सीजन आ गया, जैसे मान लो पहले खरीफ था फिर रबी आया, अब फिर से खरीफ आ गया। अब इसमें हम फिर से आ गए, तो इसमें हमने क्या कर दिया, आ बा सा दा फसल। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले गाटे में आपने पहले बार ए बोया था, दूसरी बार जेड बोया था, तीसरी बार आपने आ बो दिया। तो ये इस खेत में जो आपने बुआई करी वो क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। अब क्रॉपिंग सिस्टम क्या था, पहली बार आपने ए बी सी डी ई एफ जी एच बोया था, इसके बाद आपने एक्स वाई जेड और एम एन ओ बोया था। अब इसके बाद आ बा सादा ये आपने बुआई कर दी। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके का ये क्रॉपिंग सिस्टम बन रहा है। देखो, इट रिप्रेजेंट ए क्रॉपिंग पैटर्न proportion of area under various crop at a point of time in a unit area used on a farm for their interaction with the farmer resources, other farm enterprises and available technology which determine their makeup. It is defined as the order in which the crop are cultivated on a piece of land over a fixed period of cropping system or cropping system in a way in which different crop are grown in a cropping system. Sometime a number of crop are grown together or they are grown separately in short interval in a same field. क्रॉपिंग पैटर्न में किसी एक फील्ड में डिफरेंट टाइप के क्रॉप को हम ग्रो कर रहे थे। लेकिन जब हम क्रॉपिंग सिस्टम की बात कर रहे होते हैं तो क्रॉपिंग सिस्टम में हम इस तरीके की फसल को ग्रो करते हैं जिसमें एक हमारा फील्ड है। अब इस फील्ड में एक फील्ड है, इस फील्ड में पहले हमने ए बी सी डी फसल उगाई, उसके बाद एम एन ओ पी फसल उगाई। तो एक तरीके का हम प्रॉपर क्रॉपिंग पैटर्न क्रॉपिंग सिस्टम बना रहे हैं। हमारे पास जितना भी खेत है उसमें एक तरीके का क्रॉपिंग सिस्टम अपना रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम और उसको बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में क्या होता है, किसी एक सेम पीस ऑफ लैंड में डिफरेंट टाइप की क्रॉप को ग्रो करना। क्रॉपिंग सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास जो सेम पीस ऑफ लैंड है उसमें डिफरेंट टाइप की क्रॉप को एक ही बार में ग्रो करना। जैसे हमारे पास 10 हेक्टेयर है, 10 हेक्टेयर में 2 हेक्टेयर में हमने धान बो दिया, 2 हेक्टेयर में हमने बाजरे की बुआई कर दी, 2 हेक्टेयर में फिर हमने अरहर की बुआई कर दी। इस तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारा एक क्रॉपिंग सिस्टम है। अब हमने जिस खेत में इस बार अरहर बोई थी उसी खेत में अगले सीजन में हमने बाजरे की बुआई कर दी। तो ये क्या हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, क्योंकि खेत हमारा एक ही था। समझ पा रहे हो? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम होता क्या है। क्रॉपिंग पैटर्न अर्ली सीक्वेंस और स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप एंड फ्लो ऑन ए गिवन एरिया इज नोन एज, जो हमारे पास एरिया दिया गया है इसी सेम पीस ऑफ लैंड पे जो हम खेती करेंगे बार बार, उसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। समझ गए बात? अब ये देखो इसका एग्जांपल से समझते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप रोटेशन इज प्रैक्टिस्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ फार्मर इन ए गिवन लोकेलिटी। एक लोकेलिटी में जो फार्मर लगाते हैं, जैसे गेहूं धान, ये क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। अब मैनेजमेंट ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न फॉर मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम ए गिवन रिसोर्सेज, हमारे पास जितना भी रिसोर्सेज है उसको अच्छे तरीके से हम यूज कर पाएँ, इसके लिए जब हम क्रॉपिंग पैटर्न को मैनेज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम में क्रॉपिंग पैटर्न, जब हम क्रॉपिंग सिस्टम की डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें क्रॉपिंग पैटर्न जरूर आता है। आगे बात करते हैं टाइप एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप इन टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप इन टाइम एंड स्पेस। टाइप ऑफ अरेंजमेंट, किस टाइप का अरेंजमेंट है एक फील्ड में और एक टाइम पर। क्रॉपिंग पैटर्न यूज ऑन ए फॉर्म and their interaction with farm resources, other farm enterprises and available technology which determine their makeup। इस तरीके का डिफरेंस होता है। तो जो मेन डिफरेंस था क्रॉपिंग पैटर्न का, क्रॉपिंग सिस्टम का, वो मैंने बता दिया। एक बार आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। जब कोई फसल ग्रो हो जाती है तो उसमें एक इंडिकेशन होता है, तो हम जान पाते हैं कि ये फसल अब जो हमारी है वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, अब इस फसल को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं।
अलग अलग फसल में अलग अलग तरीके का होता है। रिमूवल ऑफ इंटर प्लांट और इकोनॉमिक पार्ट आफ्टर मैच्योरिटी फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब वो मैच्योर हो जाए, उसका इकोनॉमिक पार्ट जो है वो मैच्योर हो जाए, उसको जब हम रिमूव कर लेते हैं फील्ड से, तो उसको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इट इंक्लूड द ऑपरेशन ऑफ कटिंग, पिकिंग, प्लकिंग, डिगिंग। कटिंग मतलब काट के निकालो, पिकिंग मतलब उसको चुन चुन के निकालो, प्लकिंग मतलब उसको तोड़ तोड़ के निकालो, कुपट के निकालना जिसको बोलते हैं, डिगिंग मतलब खोद के निकालो। जैसे कटिंग करेंगे किसकी, गेहूं की कटिंग करेंगे। पिकिंग किसकी करते हैं, पिकिंग करते हैं हम कपास की, ठीक। प्लकिंग किसकी करते हैं, मिर्च की। डिगिंग किसकी करते हैं, आलू की, ठीक। रिमूवल ऑफ यूजफुल पार्ट और इकोनॉमिक पार्ट फ्रॉम द प्लांट और क्रॉप, द पोर्शन ऑफ द स्टेम दैट इज लेफ्ट इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग, इट इज कॉल्ड स्टबल। जो फील्ड में बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टबल। जैसे हमने धान को काट लिया, धान में से उसको जो ग्रेन था उसको निकाल लिया, बाकी जो बच रहा उसको हम क्या बोलते हैं, स्टबल। वो जो उसको जलाते हैं तो उसको बोलते हैं स्टबल बर्निंग, जिसकी वजह से दिल्ली में बहुत प्रदूषण होता है। द इकोनॉमिक प्रोडक्ट में भी, इकोनॉमिक प्रोडक्ट ग्रेन हो सकता है, सीड हो सकता है, लीफ हो सकता है, रूट हो सकता है, राइजोम हो सकता है, स्टेम हो सकता है, कई चीज़ें अलग अलग पौधे में होती हैं। हार्वेस्टिंग इंडेक्स की बात करें तो इकोनॉमिक यील्ड और बायोलॉजिकल यील्ड, ध्यान से समझना। मान लो कि हमने गेहूं की खेती करी, अब गेहूं की जब हमने खेती करी तो उसमें टोटल बायोलॉजिकल जो यील्ड हमको मिली वो 100 किलो मिला। अब इस 100 किलोग्राम में दो चीज़ें थी, 100 किलोग्राम में 50 किलो भूसा था और 50 किलो गेहूं था, तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, बायोलॉजिकल यील्ड हो गया। इकोनॉमिक यील्ड केवल हमारा क्या है, 50 किलो गेहूं ही हमारा इकोनॉमिक यील्ड है, क्योंकि इकोनॉमिकली तो हमको गेहूं की केवल ज़रूरत है। हाँ, वो दूसरी चीज़ है कि भूसे को फिर हम अपने जानवरों को खिलाते हैं तो उसका इकोनॉमिक यूज है। लेकिन जैसे मान लो गन्ने की बात कर लें, गन्ने में मान लो 100 किलो गन्ना प्रोड्यूस हुआ, तो गन्ने का इकोनॉमिक यील्ड कितना हो गया, 100 किलो। अब लेकिन उसमें गन्ने की पत्तियां कुछ निकल जाएंगी, कुछ गन्ने की पत्तियां निकल जाएंगी, कुछ सड़ा हुआ गन्ना निकल जाएगा, जो बेकार गन्ना निकल जाएगा, तो हमको कुल मिला 80 किलो। इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हार्वेस्टिंग इंडेक्स 100%। हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना हुआ, 80%। इसी तरीके से मान लो हमने गेहूं का एग्जाम्पल फिर से दे देते हैं। गेहूं का हमने गेहूं और भूसा मिला के 100 किलो मिला, गेहूं में 100 किलो गेहूं और दोनों भूसा दोनों मिला के 100 किलो मिला, जिसमें गेहूं 50 किलो था। तो इसको अगर हम इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो ये कट जाएगा, तो हमारा मिलेगा कितना, 50%। यानी कि इसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना है, गेहूं का 50%। इकोनॉमिक यील्ड जिसको हम बेचते हैं, जो हमारे लिए मुद्रा का उपयोग करता है, वो होता है इकोनॉमिक यील्ड। और बायोलॉजिकल यील्ड, जो टोटल बायोलॉजिकल यील्ड हमें मिल रही है, जैसे गेहूं में, गेहूं जो है वो इकोनॉमिक यील्ड है, लेकिन गेहूं के साथ जो भूसा है, तो गेहूं और भूसा दोनों को अगर मिला लेंगे तो बायोलॉजिकल यील्ड हो जाएगा, ठीक। बात करते हैं एक्सटर्नल सिम्टम ऑफ फिजिकल मैच्योरिटी। कोई भी क्रॉप मैच्योर हो गई है, उसको हम कैसे समझेंगे, उसका एक्सटर्नल्स, जैसे वीट और बार्ले, कब, जब इनके अंदर के जो ग्रीन पार्ट है वो बिल्कुल सूख जाएगा। जैसे बार्ले और गेहूं और जौ जो है, जब इसमें जो ग्रीन पार्ट होता है, यानी कि पत्तियां, तने, डंठल सब जो ग्रीन है वो बिल्कुल सूख जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कि अब ये पक गया है। मेज और सोरगम में जब ब्लैक लेयर ऑफ प्लेसेंटल रीजन ऑफ ग्रेन, बात समझना, जो मेज और सोरगम होता है, मेज में जो मूछें निकली होती है, मेज की जो सिल्क निकली होती है, वो सिल्क जब धीरे धीरे ब्लैक हो जाए, ब्राउन टू ब्लैक कलर का हो जाए, स्टार्टिंग में तो वो हरा कलर का होता है, जब वो ब्लैक और ब्राउन कलर का हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो मेज और सोरगम है ये अब पक गया है। पर्ल मिलेट में जब इसके जो पेडन्यूकिल होते हैं वो धीरे धीरे ब्लीच हो जाए, हरे कलर से धीरे धीरे उनका हरा कलर जो है वो खत्म होता जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि अब ये पक गया है। सोरगम में जब लॉस ऑफ ग्रीन कलर ऑफ लीफ से ग्रीन कलर का खत्म होने लगे, धीरे धीरे पत्तियां पीली पड़ने लगे, तो सोरगम पक जाता है। तो हार्वेस्टिंग के लिए वो जिससे रेड ग्राम, जब ग्रीन पॉड टर्न ब्राउन, जो रेड ग्राम होता है, इसमें क्या होता है कि जब इसके जो सीड होते हैं, जिसका जो पॉड होता है वो ग्रीन से धीरे धीरे ब्राउन कलर में होने लगता है, तो हम बोलते हैं कि रेड ग्राम हमारा जो है वो पक गया। हार्वेस्ट मैच्योरिटी सिस्टम, जैसे राइस कैसे मैच्योर होगी, जब ये राइस का जो फली है वो हार्ड हो जाए और येलो कलर का ग्रेन होने लगे, तो हम बोलेंगे अब राइस हमारा हार्वेस्टिंग के लायक हो गया है। वीट, जब इसका स्पाइकलेट जो होता है वो येलो होने लगे, यानी कि गेहूं की जो बाली होती है वो धीरे धीरे पीले कलर की होने लगे, तो हम समझ जाएंगे अब गेहूं पकने को हो गया। सोरगम में
सोरगम पल मिलेट या फॉक्स मिलेट होता है, जब येलो कलर आने लगे, इसका जो ईयर और हेड होता है वो जब येलो कलर का होने लगे तो ये सोरगम से पक जाता है। रागी है, इसी तरीके से पल्सेस है, ग्राउंड नट है, जैसे इनर साइड ऑफ द पोड जब टर्न डार्क, जब पोड का अंदर का साइड जो डार्क है वो कलर होना शुरू करे, लाइट कलर से डार्क कलर होना शुरू करे, तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जो ग्राउंड नट है वो अब पक गया है। इस तरीके से केला है, केला का जो फिंगर होता है यानी कि जो केले की फली होती है उसको हम फिंगर बोलते हैं। तो फिंगर स्टार्टिंग में क्या होता है, उसमें कोन होता है। जैसे केले को जब आप तोड़ोगे तो आपको ऐसे ऐसे कोई ऐसे कोन दिखेगा, जब इसके कोन ऐसे खत्म हो जाए, इस तरीके से केले में ऐसे कोन होते हैं, जब इसका जो कोन है वो एंगुलर जो कोन है वो खत्म हो जाएगा। जैसे पका केला होगा तो उसमें एंगुलर कम होता है, वो एंगल उसमें नहीं होते हैं, जबकि कच्चे केले में एंगल होते हैं। जब एंगल खत्म हो जाएंगे तो समझ जाओ अब केला मैच्योर हो गया, अब इसको ले आओ और एथिलीन में डाल के पका दो। इसी तरीके से जब आम है, आम जब ऐसे समझो कि आम जब पक जाता है तो इसमें धीरे धीरे एथिलीन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, तो कहते हैं अब आम हार्वेस्टिंग के लायक हो गया। इसी तरीके से अलग अलग पौधे में अलग अलग तरीका होता है। जैसे जो गन्ना है, गन्ने में जब सुक्रोज की मात्रा मैक्सिमम पहुंच जाती है तो हम कहते हैं अब गन्ना हमारा हार्वेस्टिंग के लायक हो गया। तो ये अलग अलग पौधे में अलग अलग होता है। बात करते हैं मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग की। एक तो मैनुअल मेथड होता है, दूसरा मैकेनिकल मेथड होता है। इंडिया में ज़्यादातर मैनुअल मेथड का यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टूल है जिसको हम सिकल बोलते हैं उसको सिकल, जिसको हंसिया कहते हैं, हंसिये से कटाई ज़्यादा होती है, जिसको हम मैनुअल मेथड बोलते हैं। और इसके साथ साथ मैकेनिकल मेथड, जैसे जो हार्वेस्टर आता है या डिगर आता है, जैसे पोटैटो डिगर पोटैटो के लिए आता है। इसके साथ साथ हार्वेस्टर आता है जिससे ग्रेन की कटाई होती है। तो कुछ मैकेनिकल होते हैं, कुछ मैनुअल होते हैं। डिफरेंट टाइप के क्रॉप को डिफरेंट तरीके से हार्वेस्टिंग करते हैं। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। लेक्चर काफ़ी बड़ा था, मैंने पढ़ाने का अच्छे से समझाने का प्रयास किया। मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के सभी कोर्सेज़ को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा कोर्स ज़रूर खरीदें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।